तो ये क्वेश्चन देखिए आप, इट इज एन इकोनॉमिक सिचुएशन वेयर पीपल होल्ड फाइनेंशियल कैपिटल। इसका आंसर हमने देखा था, इसका आंसर था आपका लिक्विडेटेड है। ओके, थ्रिफ्ट की डेफिनेशन हमने देख ली थी, दोनों में डिफरेंस हमने देख लिया था। डोंट एनोटेट, ये मल्टीप्लायर इफेक्ट देखना है, ठीक है। और फिस्कल ट्रैप भी हम देख चुके हैं। मल्टीप्लायर इफेक्ट आप ऐसे समझिए, ठीक है। ये सारी टर्म्स इंपॉर्टेंट है, देखो कुछ टर्म्स हम डायरेक्ट पढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस के थ्रू डिस्कस करते हैं। मल्टीप्लायर इफेक्ट ऐसे जैसे मान लो मैंने 100 रुपए इन्वेस्ट किया कहीं पे, ठीक है, चलो 100 बहुत, मान लो मैंने 1000 रुपए इन्वेस्ट किए कहीं पे, और उस 1000 रुपए को इन्वेस्ट करके मैं 2000 एक्स्ट्रा कमा दूं, ठीक है, यानी 1000 का इन्वेस्टमेंट है और उस 1000 से आप कितना कमा रहे हो, 2000 एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे हम बोलेंगे, यहाँ पे 1 रुपया आपने इन्वेस्ट किया, तो उसके बदले आप कितना कमा रहे हो एक्स्ट्रा, 2 रुपए कमा रहे हो। ये तो मतलब वो इन दोनों का रेशियो ले लो ना, 2000 डिवाइडेड बाय 1000, कितना आया 2। तो आप कितना इन्वेस्ट करके उससे कितना कमा रहे हो, उसको हम कहते हैं मल्टीप्लायर। आपने 1000 दिया, 1000 इन्वेस्ट किया, 1000 से आपने 2000 एक्स्ट्रा कमाया, तो यहाँ पे आपका मल्टीप्लायर इफेक्ट कितना हो जाएगा, 2। आप सिस्टम में 1 रुपया इन्वेस्ट करके उस 1 रुपए से कितना एक्स्ट्रा पैसा बनाते हो, वो आपका मल्टीप्लायर इफेक्ट है। अगर 1 रुपए से मैं 2 रुपए बना रहा हूँ तो मेरा मल्टीप्लायर इफेक्ट 2 है, 3 बना रहा हूँ तो 3 है, 4 बना रहा हूँ तो 4 है, 5 बना रहा हूँ तो 5 है, और 1 रुपए बना के कुछ नहीं कमा रहा, उतना ही रह रहा है तो 0 है। ठीक है, तो मल्टीप्लायर इफेक्ट आपको क्या देता है कि आप इन्वेस्ट करके उससे कितना गुना कमाते हैं। देख लेते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। अब इसी पे, अब ये क्वेश्चन आया था, बहुत सारी टेक्निकल टर्म्स है, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने कुछ डिस्कस कर ली थी, वो तो दोबारा से डिस्कस करेंगे नहीं, ठीक है, थोड़ा सा उनका ओवरव्यू लेंगे। ये हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। और इसके अलावा हमने क्या डिस्कस किया, इसके अलावा हमने एक मल्टीप्लायर इफेक्ट डिस्कस किया है, ठीक है। अभी बाकी सारी टर्म्स आज डिस्कस करनी है, स्कूफ्लेशन, ऑपरेशन ट्विस्ट, बॉन्ड यील्ड, प्राइम सब प्राइम बोलो, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला मल्टीप्लायर इफेक्ट है, मैंने आपको सिंपल टर्म्स में समझाया, वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। क्या मतलब है, हाउ द आउटपुट मल्टीप्लाइज विद रेस्पेक्ट टू द इनपुट, दैट इज द कंसेप्ट। इनपुट के रेस्पेक्ट में आउटपुट किस तरीके से मल्टीप्लाई होती है, इनपुट के रेस्पेक्ट में आउटपुट किस तरीके से मल्टीप्लाई होती है। मैंने आपको 100 रुपए का, 1000 रुपए का एग्जाम्पल दिया, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे $1,00,000 दिए हुए हैं, $1,00,000 आपने इन्वेस्ट किए और उससे आपकी इनकम कितनी इंक्रीज हो गई, $2,00,000 इंक्रीज हो गई, ठीक है। इस 2 लाख में ये 1 लाख इंक्लूड नहीं है, 1 लाख आपका इन्वेस्टमेंट है, उसके अलावा आपने उससे 2 लाख कमाए एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे आपका मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या हो जाएगा, दोनों का डिवीजन, तो मल्टीप्लायर इफेक्ट आ गया आपको। तो ये क्या बताता है आपको, फॉर एवरी डॉलर, फॉर एवरी $1 दे अर्नड एन एक्स्ट्रा $2। समझ गया बात को, मल्टीप्लायर इफेक्ट इसके लिए, आपने 1 रुपया इन्वेस्ट किया, तो उस 1 रुपए से आप कितना, हाँ भाई आ रहे हैं, फिजिकल ट्रैप और थ्रिफ्ट पे आ रहे हैं, डोंट वरी, ठीक है, आ रहे हैं उस पे, फिजिकल ट्रैप एंड फिजिकल थ्रिफ्ट, वो थ्रिफ्ट, डोंट वरी। सो आपने 1 रुपया इन्वेस्ट किया, 1 रुपए से आप, 1 रुपया इन्वेस्ट करने के बाद उस 1 रुपए से आप कितनी एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर रहे हो, वो आपका मल्टीप्लायर। 1 रुपया इन्वेस्ट करके उससे 2 रुपए मैंने एक्स्ट्रा जनरेट किया, तो 2 रुपए मल्टी 2 हो गया मेरा मल्टीप्लायर इफेक्ट। इन दोनों का डिवीजन, मतलब इन दोनों को डिवाइड कर दो। जैसे मान लो मैं कहीं पे 1 करोड़ इन्वेस्ट करता हूँ, और 1 करोड़ इन्वेस्ट करने के बाद मैं 5 करोड़ मुनाफा कमाता हूँ। मुनाफे का मतलब क्या है, इस 1 करोड़ को हटा के, तो मेरा मल्टीप्लायर इफेक्ट कितना हो जाएगा, 5। इन दोनों का, ठीक है। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है, पेपर में पूछा जा सकता है, मेंस में नहीं पूछेंगे, प्रीलिम्स में। प्रीलिम्स के पेपर के लिए आपको सिर्फ है ना कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, बिकॉज दे विल गिव यू द ऑप्शंस, ठीक है। अगर आपने एक बार भी वो कंसेप्ट देखा है तो यू विल बी एबल टू आंसर, ठीक है। आप आराम से ऑप्शन देख के आपको याद आ जाएगा, ठीक है। एक कंसेप्ट होता है जिसे हम कहते हैं रिकलेक्शन थियरी।
रिकलेक्शन किए, आप किसी दोस्त से 10 साल से नहीं मिले तो आपको उसका फेस याद नहीं रहेगा, लेकिन वो जब आपके सामने आता है यू विल बी एबल टू रिकलेक्ट कि यार ये तो वही फ्रेंड है। आप किसी से स्कूल में मिले, कॉलेज, या उसके बाद आपको छूट गया साथ, 10-12 साल बाद मिल रहे हो, फिर भी आप उसको पहचान लेते हो, रिकलेक्शन। धुंधला धुंधला ही सब। ऐसे ही अगर आपने मल्टीप्लायर इफेक्ट अभी आपके दिमाग में बैठ गया कि पैसे इनपुट और आउटपुट का रिलेशन होता है, तो ऑप्शन देख के आप पता कर लोगे, क्योंकि एक ही ऑप्शन ऐसा होगा जहाँ इनपुट आउटपुट का होगा। ठीक है। सेकंड इज फिस्कल ट्रैप। ओके, तो फिस्कल ट्रैप हमने देखा था। फिस्कल ट्रैप का हमने डायग्राम के थ्रू देखा था कि पहले डिमांड में डिक्लाइन होता है। ठीक है, डिक्लाइन इन डिमांड। ठीक है, डिमांड में डिक्लाइन होने से क्या होता है, गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू कम मिलेगा, गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू कम हो जाएगा। अब गवर्नमेंट के पास टैक्स आ नहीं रहा है, तो गवर्नमेंट को तो पैसा चाहिए। अब ऐसे केस में क्या होता है, जब डिक्लाइन इन डिमांड होता है, तो जब आपका डिक्लाइन इन डिमांड का मतलब क्या चल रहा है, ये तो डिफ्लेशन चल रहा है, इस समय तो सिस्टम में पैसा डालना चाहिए। देखो, अगर आप कभी भी ऐसा कोई काम करोगे जो उस समय नहीं करना चाहिए था, इट विल क्रिएट प्रॉब्लम। अब यहाँ पे डिमांड में डिक्लाइन हो रहा है, डिफ्लेशन में जा रहा है, आगे जाके रिसेशन में जाएगा, आगे जाके आपका डिप्रेशन में जाएगा। तो यहाँ पे रूल क्या कहता है, थंब रूल सेज दैट यू हैव टू इंक्रीज द मनी सप्लाई। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट अगर मनी सप्लाई इंक्रीज ना करके गवर्नमेंट क्या करे, गवर्नमेंट अपना पैसा बढ़ाने के लिए क्या करे, एक तो आप पे टैक्स इंक्रीज कर दे, यहाँ पे टैक्स इंक्रीज कर दे, और साथ में जो खर्चा कर रही थी पब्लिक एक्सपेंडिचर उसको कम कर दे। जबकि करना क्या चाहिए था, इसका अपोजिट करना चाहिए। अब आपने अगर ऐसी हरकत की जो नहीं करनी चाहिए थी, तो वापस से आपका सिस्टम में और डिक्लाइन हो जाएगा डिमांड, क्योंकि लोग पहले ही नहीं खरीद रहे कुछ, ऊपर से आपने जो बेचारों के पास पैसा था वो आपने और ले लिया टैक्स बढ़ा के, आप थोड़ा बहुत दे रहे थे पब्लिक एक्सपेंडिचर के थ्रू, वो भी आपने कम कर दिया, अब वो और कुछ नहीं खरीद पाएंगे। फिर आप क्या करोगे, फिर आपके पास टैक्स रेवेन्यू और कम आएगा, क्योंकि कुछ खरीद नहीं रहे, कुछ बन नहीं रहा, जो पैसा वो भी आपने ले लिया, आपका टैक्स रेवेन्यू और कम हो जाएगा, आप और टैक्स इंक्रीज कर दोगे, आप पब्लिक एक्सपेंडिचर को और कम कर दोगे, फिर इकोनॉमी आपकी और गड्ढे में चली जाएगी, डिमांड और कम हो जाएगी, फिर वो रिसेशन में चली जाएगी, फिर वो डिप्रेशन में चली जाएगी। तो यहाँ पे हिसाब से इस फिस्कल ट्रैप को ब्रेक करने के लिए मुझे कहाँ पे एक्ट करना चाहिए था, यहाँ पे। यहाँ पे इसका जस्ट अपोजिट कर दो, टैक्स को कम कर दो, पब्लिक एक्सपेंडिचर को बढ़ा दो, अपने आप लोगों की डिमांड बढ़ने लग जाएगी, डिमांड बढ़ेगी, लोग चीजें खरीदेंगे। ठीक है, लोगों के पास पैसा आएगा, इंडस्ट्री वाले पैसा वो बनाएंगे, चीजें बनाएंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे, तो अपने आप आपका टैक्स रेवेन्यू बढ़ने लग जाएगा। आपने यहाँ पे ये गलत स्टेप लेके आपने क्या कर दिया, पूरी इकोनॉमी का बंटाधार कर दिया। जो ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था, ठीक है, जिसकी हमने बात करी थी, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन ऑफ 1929, 1929 से लेकर 1933 तक, जो यूएस में आया था, उसका कारण यही था, सिस्टम में पैसा नहीं था, लेकिन गवर्नमेंट ने ना तो पैसा बढ़ाया सिस्टम में, ना बैंक्स ने बढ़ाया। बैंक्स ने भी अपने इंटरेस्ट रेट कम नहीं किए, क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट ने बैंक्स के पास भी पैसा नहीं बढ़ाया, गवर्नमेंट ने पब्लिक के पास भी पैसा नहीं बढ़ाया, गवर्नमेंट ने टैक्स में भी कटौती नहीं। तो ये फिस्कल ट्रैप वाला, जब आप फंस गए फिस्कल ट्रैप में, तो पहले तो डिफ्लेशन चल रहा है, डिफ्लेशन के बाद वो रिसेशन में जाएगा, रिसेशन के बाद वो डिप्रेशन में जाएगा। वहां भी ऐसा ही हुआ, डिफ्लेशन आया तो लगता था उनको, गवर्नमेंट को लगता था अपने आप कंट्रोल हो जाएगा, अपने आप कैसे हो जाएगा, वो रिसेशन में गए, वो रिसेशन में भी उसको कंट्रोल कर लेते तो वो डिप्रेशन में नहीं जाता, लेकिन उन्होंने बढ़ाई नहीं मनी सप्लाई, वो बैठ गए चुपचाप से। जैसा भी कोरोना के टाइम पे ऑक्सीजन सिलेंडर, ठीक है, आपके ये बाकी की चीजें, रेमडेसिविर वगैरह मेडिसिन, वेंटिलेटर्स, इनकी सप्लाई नहीं बढ़ाई, गवर्नमेंट को लगा कि बस 21 दिन के लिए आया, कोरोना चला जाएगा, तो ऐसे थोड़ी ना होता है, यू हैव टू एक्ट। आप भी जिंदगी में कई बार गलत डिसीजन ले लेते हो, उनकी वजह से आप फंस जाते हो। तो यहाँ पे फिस्कल ट्रैप को मुझे यहाँ पे तोड़ना था। ठीक है,
जीवन में होते हैं ना कई बार टॉक्सिक रिलेशंस, वहां आप फंस जाते हो, तो उनको कहीं ना कहीं तोड़ना होता है, यू हैव टू ब्रेक दोस रिलेशन। तो यहाँ पे आपको हथौड़ा मारना था, ये अगर यहाँ तोड़ देते आप तो आगे डिक्लाइन नहीं होता, डिमांड इंक्रीज हो जाता। ठीक है, तो ये फिजिकल ट्रैप में ही ऐसा होता है। मनी आएगी रोहित, उधारी लो आप कहीं से, आप बाहर से लाओ पैसा। क्यों? क्योंकि आपका अगर एक बार इकोनॉमी आपकी ग्रो करने लग गई वापस से, तो फिर आप उधारी भी चुका दोगे। जब सिस्टम में इन्फ्लेशन, ये डिफ्लेशन होता है या रिसेशन होता है या डिप्रेशन होता है, ठीक है, आपको पता है जब आप या आप थोड़े से बीमार होते हो, आपको हल्का खांसी जुकाम हुआ, अगर आपने उसी समय संभाल लिया तो ठीक है। अगर आप एक बार बेड रिडन हो गए तब भी तो खर्चा करोगे, तब घर बेच के करोगे खर्चा। तो आप इकोनॉमी को उस कंडीशन में जाने ही मत दो ना, आप खुद इकोनॉमी को गड्ढे में ले जा रहे हो, उससे पहले एक्ट कर दो। यहाँ पे जब हमने सबसे पहली बार यहाँ पे डिक्लाइन हुआ डिमांड में, तभी मुझे समझ जाना चाहिए कि आगे डिफ्लेशन आएगा, आगे रिसेशन आएगा। तो मुझे यहीं पे पहली बार में एक्ट कर जाना चाहिए। यहाँ पे मुझे ज्यादा पैसा उधार लेने की भी जरूरत नहीं है, कम में ही काम हो जाएगा। अगर आपकी इकोनॉमी एक बार डिप्रेशन में जाए, फिर तो आपको बहुत पैसा डालना पड़ेगा इकोनॉमी। आपके पास नहीं, उधार लेके आओ, एक बार इकोनॉमी रिकवर कर जाएगी, वापस चुका देना। बात तो वही है ना, अब भी तो ले रहे हो आप, अब भी तो दूसरे देशों से मदद मांग रहे हो। कोई आपको ऑक्सीजन सिलेंडर भेज रहा है, कोई आपको रेमडेसिविर भेज रहा है, कोई आपको वेंटिलेटर भेज रहा है। वही है, मैं आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट, बट व्हाट इज ट्रू दैट इज ट्रू। तो यहाँ पे आपको ये फिजिकल ट्रैप जो है ना, ये फिजिकल ट्रैप को तोड़ना है। हमेशा ऐसे लाइफ में भी हम ट्रैप में फंस जाते हैं, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कंसेप्ट। ठीक है, मैंने आपको पहले भी क्लियर किया था, आज मैंने आपको और क्लियर कर दिया, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिजिकल ट्रैप आप एक आपका एक साइकिल बन रहा है, ठीक है, इसलिए ट्रैप कहते हैं। ये ऐसे चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, आपको यहाँ पे ब्रेक करना है इसको। कहाँ पे ब्रेक करना है? वो टैक्स आपको इंक्रीज नहीं करना था, टैक्स आपको डिक्रीज करना है, और पब्लिक एक्सपेंडिचर आपको बढ़ाना। आपने उल्टा कर दिया। जो करना है आपको, आप उसके अगेंस्ट करोगे तो हमेशा प्रॉब्लम में जाओ। अगर सिस्टम में इन्फ्लेशन चल रहा है, जैसे मान लो इन्फ्लेशन चल रहा है, और आरबीआई मनी सप्लाई को इंक्रीज करता जाए, इंक्रीज करता जाए, इंक्रीज करता जाए, इंक्रीज करता जाए, तो हाइपर इन्फ्लेशन पहुंच जाए। या डिफ्लेशन चल रहा है और आरबीआई मनी सप्लाई को डिक्रीज करता जाए, डिक्रीज करता जाए, इट विल, ठीक है, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू रिसेशन, आफ्टर रिसेशन देयर विल बी डिप्रेशन। अब मैंने आपको एग्जांपल दिया ना, आप बीमार हो हल्के से, आपने ध्यान नहीं दिया, ठीक है, आप परवाही नहीं कर रहे हो, घूम रहे हो फिर भी, ठीक है, उल्टा सीधा बाहर का खा रहे हो, और ज्यादा बीमार हो जाओगे। फिर भी आपने ध्यान नहीं दिया, और ज्यादा हो जाओगे। फिर भी ध्यान नहीं दिया तो ऊपर पहुंचो। यहाँ पे भी तो ऐसा ही हो रहा है। आप हल्का सा बीमार होते इलाज करो ना उसका। जैसे डिफ्लेशन में गई इलाज करो, जैसे इन्फ्लेशन में गई इलाज करो। इसलिए तो आरबीआई वाले ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हर 2 महीने बाद मिलती है, बात करते हैं क्या करें। इसलिए हमारे पास सीआरआर एसएलआर है, वो भी एक तरह से दवाई है, ठीक है, इसलिए बेसल नॉर्म्स है, वो भी एक तरह से दवाई है, ताकि इकोनॉमी को गड्ढे में ना जाने दिया जाए। ठीक है, इसलिए हमारे पास फिजिकल डेफिसिट है, हम देखते हैं उधारी हमारी कोई बहुत ज्यादा तो नहीं पड़ गई, लेकिन उधारी अच्छी है। देखो उधारी अच्छी है अगर उससे एसेट्स क्रिएट होता है। अगर आपने पैसा लिया, सिस्टम में डाला, उससे डिमांड बढ़ रही है, इंडस्ट्री डेवलप हो रही है, उधारी चुक जाएगी भाई, इंडस्ट्रीज आपको टैक्स देंगी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, वो आपको टैक्स देगा। मैंने आपको पहले भी बोला है कि अगर आपका उधारी कितनी हो, बोरोइंग्स आपकी कितनी हो, बोरोइंग्स आर गुड if they are converted into capital assets। अगर मैं उधार लेके हॉस्पिटल्स बना रहा हूँ, इंडस्ट्रीज बना रहा हूँ, अगर मैं स्कूल्स बना रहा हूँ, कॉलेजेस बना रहा हूँ, वो तो सब इकोनॉमी को ग्रो करने में हेल्प करेंगे ना। मैंने हॉस्पिटल बनाया तो वहां लोग बीमार हैं, वो अच्छे होंगे, वहां से हेल्दी वर्कफोर्स होगी, ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगी इकोनॉमी को। कल को आप बीमार हो, आप हमेशा ऑफिस लेट जाओगे, ऑफिस से लेट आओगे, काम कुछ कर नहीं पाओगे, कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पाओगे। ऐसे ही अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो तो आप कितना कंट्रीब्यूट कर दो। ठीक है, इंडस्ट्रीज नहीं है आपके यहाँ पे, तो कहाँ से टैक्स आएगा, कहाँ से चीजें बनेंगी। तो बोरोइंग्स आर गुड
इफ दे आर कन्वर्टेड इनटू कैपिटल एसेट। लेकिन मैं पैसा उधार लेके उसको बर्बाद कर दूं, मैंने स्कीम चला दी, कोई पॉपुलिस्ट स्कीम, लैपटॉप ले लो योजना, ठीक है, लैपटॉप दे दिया लोगों को, मान लो यूपी में दे दिया लैपटॉप, बांट दिया अखिलेश यादव ने। अबे वहां लैपटॉप आपने बांट दिया, ठीक है, वहां पे बिजली तो आती नहीं है, करेंगे क्या वो लैपटॉप को, पक्की मारेंगे उससे। तो आपके जो पैसा है, बोरोइंग्स आर गुड इफ दे आर कन्वर्टेड इनटू कैपिटल एसेट्स। मैं वोट बैंक के नाम पे पैसा बांटू, या मान लो मैंने किसी कोई फंड बना दिया, उसमें पैसा ले लिया लोगों का, उस पैसे को खर्च कर दिया इधर उधर अनाप शनाप जगह पे, उसको कहीं आप अच्छी जगह करते, खर्च हेल्थ पे करते, एजुकेशन पे करते, वो रिटर्न्स देगा आपको। आपके घर वाले आपको मतलब कार दिलाने के, अगर उनके पास दो ऑप्शन है कि आपको एक कार दिला दे 10 लाख की, और दूसरा आपके एजुकेशन पे खर्च कर दे 10 लाख, आपकी एजुकेशन पे खर्च करेंगे। क्यों? एजुकेटेड होकर आप नौकरी करोगे, 10 कार खरीदोगे, कार कितने दिन चलने वाली, और कार दिला भी देंगे, पेट्रोल डीजल कहाँ से चलो डालोगे, हवा से चलाओगे, नहीं, आजकल तो हवा भी नहीं मिलती, ऑक्सीजन भी बहुत महंगे, ठीक है। तो भाई आती नहीं है वहां बिजली, तुम्हारे जम्मू में नहीं आती है बिजली, ठीक है, वहां बिजली नहीं आती है। तुम बीजेपी के समर्थक हो, मान ली बात तुम्हारी, योगी आदित्यनाथ के तुम खास लग रहे हो मुझे, लेकिन वहां बिजली आती नहीं है। अभी तो चलो फिर भी मुझे नहीं पता अभी की कंडीशन क्या है, ठीक है, अभी की बात नहीं करते, लेकिन उस समय तो आती नहीं थी। 4-4 दिन बिजली गुल है, तुम कहाँ से चार्ज करोगे? और मान लो आई भी 1 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए तुमने चार्ज कर लिया, फिर 12वीं का बच्चा लैपटॉप का करेगा क्या, बताओ? ऐसी कौन सी चीज है जो 12वीं के बच्चे को लैपटॉप पे देखना? तुम में से भी अधिकतर लोग लैपटॉप पे क्या करते हैं, मूवीज ही देखते हैं। कौन सी तुम कोडिंग कर रहे हो भाई उस पर, कौन सी जावा सीख रहे हो तुम, है? ठीक है, ओके। तो मुझे लगता है कि डिजिटल इंडिया, अरे डिजिटल इंडिया नाम का डिजिटल इंडिया है, ठीक है, ठीक है, लेकिन चीजें चेंज हुई हैं, ऐसी बात नहीं है, आजकल चीजें काफी चेंज हुई है, और वो होती भी है समय के साथ, ठीक है। पहले हम हर चीज के लिए मतलब फिजिकल करेंसी का यूज करते थे, आजकल ठीक है फोन पे है आपके पास, ठीक है, एनईएफटी, आईएमपीएस है, लेकिन वो सब तो यूपीए के टाइम पे भी थी, सारा प्लेटफॉर्म तो वो बना के है। तो आप ये मत देखो गवर्नमेंट कौन सी अच्छी कौन सी खराब, आप ये देखो कि भाई सुविधाएं जो है वो बेसिकली कैपिटल एसेट्स होने चाहिए आपके पास, कैपिटल एसेट्स होने चाहिए। आप मानोगे नहीं, आई वॉज इन कश्मीर, ठीक है, आई वॉज इन कश्मीर फॉर 4 to 5 months, ठीक है, कुपवाड़ा, आई वॉज इन कुपवाड़ा, मैंने कभी वहां पे लाइट नहीं देखी, मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैं वापस से उसमें स्टोन एज में आ गया हूँ, कोई लाइट नहीं है ना, वहां तो सर्दी रहती है इसलिए आदमी जिंदा है, नहीं गर्मी में तो आदमी मर जाएगा, ठीक है। 5 महीने रहा, 5 महीने में लाइट की शक्ल नहीं देखी मैंने कोई, ठीक है। और वो तो भला हो, वो हमाम होता है कुछ नीचे, वो आग जला के उसको गर्म रखते हैं, उससे काम चलता था, उसी से गर्म पानी होता था, उसी से नहाते थे, नहीं तो आदमी वहां कैसे सर्वाइव करेगा? तो ऐसी बात नहीं है कि आपके आपके पास इलेक्ट्रिसिटी तो सबके पास इलेक्ट्रिसिटी है, आप कोचिंग अफोर्ड कर सकते हो तो सब कोचिंग अफोर्ड कर सकते हैं, आपके पास बाइक है तो सबके पास बाइक है, आपको 3 टाइम का खाना मिल रहा है तो सबको 3 टाइम का खाना मिल रहा है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं सोचा करो, यू आर वेरी प्रिविलेज। तो प्रिविलेज हो इसलिए, अब देख लो ना, आपको ये स्पून फीडिंग में कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, आप खुद से पढ़ोगे, पढ़ तो लोगे खुद से, देखो ऐसी कोई चीज नहीं है आप 4 बार गूगल पे जाओगे, यूट्यूब पे जाओगे, लेकिन वहां पे क्या है, आप कंसोलिडेट करने में, आपको चीजों को समझने में इट विल टेक टाइम, आपको खुद की मगजमारी करनी पड़ेगी। यहाँ पे आपको सब पका पकाया मिल रहा है, क्यों मिल रहा है? बिकॉज यू आर प्रिविलेज्ड, लेकिन कहीं नहीं होते हैं, ठीक है। तो चलो इस बात को यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक। अब लाइट का इशू, हम बिजली बुरा मान जाएगी, नहीं कोई बिजली तो नहीं है क्लास में। हैं? बिजली तो नहीं है। अगर बिजली की ज्यादा बातें करेंगे, बिजली की बुराई करेंगे तो बिजली बुरा मान जाएगी, देखो पहले ही कह रहा हूँ, ठीक है, तो इसलिए बिजली कोई क्लास में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो फिजिकल ट्रैप, ओके, फिजिकल ट्रैप हो गया आपका, ठीक है, ट्रैप खत्म कर दिया हमने। फिजिकल ड्रैग, फिजिकल ड्रैग हम देख चुके हैं। फिजिकल ड्रैग में हमने क्या देखा था, लोगों की इनकम बढ़ती है, तो इनकम के साथ उनका टैक्स भी बढ़ जाता है, ठीक है, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी तो आपका टैक्स ब्रैकेट आपका चेंज हो गया,
ठीक है, मतलब आप पहले 20% में थे, ठीक है, कल समझाए अच्छे से 30% में चले गए, तो साथ में आपका इनकम बढ़ी 80,000 से 90,000 हुई। इनकम बढ़ने के साथ साथ आपका टैक्स भी बढ़ गया, तो जो आपको इनकम में मिल रहा था फायदा, उसको आप खर्च नहीं कर पाओगे, वो तो आप टैक्स में देते हो। ठीक है, अब इसका फायदा क्या है, देखो इसका फायदा ये, लास्ट पॉइंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिस्कल ड्रैग हमने समझ लिया, उसका फायदा ये, ठीक है। तो देखो फिस्कल ट्रैप की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, क्योंकि कल हमने सिर्फ उनको समझा, ठीक है। आज डेफिनेशन भी देख लेते हैं। फिस्कल ट्रैप की डेफिनेशन क्या है? ए साइकिल ऑफ फिस्कल रिडक्शन एंड इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन। फिस्कल रिडक्शन मतलब, ठीक है, आप पैसा जो है वो डिमांड वगैरह नहीं है, सिस्टम में टैक्स नहीं आ रहा है, इज कॉल्ड फिस्कल ट्रैप। द बेसिक ट्रैप इज ए साइकिल दैट मूव्स, साइकिल कहां से मूव कर रही है? फ्रॉम ए डिक्लाइनिंग डिमांड टू फॉलिंग टैक्स रेवेन्यूज which in turn engenders, ठीक है, ये engenders नहीं होगा, endangers होगा यहाँ पे, ठीक है, इसको सही कर लेना, endangers, ठीक है। स्पेंडिंग कट्स, गवर्नमेंट पैसा कम कर देती है खर्चा करना, साथ में टैक्स बढ़ा देती है, यही हमने समझा। स्पेंडिंग कट्स एंड टैक्स इंक्रीज, दोनों चीजें हुई, उससे क्या होगा? इकोनॉमी फर्दर क्या हो जाती है? अंडरकट, मतलब फर्दर उसमें क्या होती है? स्लो डाउन हो जाता है, एंड द साइकिल कंटिन्यूज। दिस इज योर फिस्कल ट्रैप। ओके, समझा दिया मैंने। पेपर में ही आपसे डायरेक्ट कभी नहीं पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय फिस्कल ट्रैप, मेंस में। प्रीलिम्स में पूछेगा तो ऑप्शन देगा, तो ऑप्शन पे तो आपको क्लियर हो जाएगा। सेकंड इज फिस्कल ड्रैग। फिस्कल ड्रैग कल हमने देखा था, सिचुएशन वेयर इन्फ्लेशन, देखो इन्फ्लेशन की वजह से आपकी इनकम बढ़ी, पुशेस इनकम इनटू हायर टैक्स ब्रैकेट्स, हायर टैक्स ब्रैकेट्स में 20 से 30% में चले गए, उसे कहते हैं ब्रैकेट क्रीप। क्रीप मतलब मैंने आपको पहले बताया था, क्रीपिंग इन्फ्लेशन मतलब रेंज के ऊपर चला गया आपका। द रिजल्ट इज इनकम टैक्स इंक्रीज, इनकम टैक्स तो इंक्रीज हो गया आपका, बट परचेजिंग पावर रिमेन्स कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि जो एक्स्ट्रा पैसा मिला था वो तो टैक्स में दे दिया। दिस प्रॉब्लम इज इन हाई इन्फ्लेशन पीरियड्स when government gains higher taxes and economy suffers as growth is dragged down due to less demand। ग्रोथ आपकी ड्रैग डाउन हो गई ना। देखो अगर मेरे को पैसा मिला, अगर मैं उससे डिमांड करता तो नई चीजें बनती, प्राइस बढ़ती, ग्रोथ होती। डिमांड करता तो इंडस्ट्री और बनाती वो सामान, लेकिन अब मैं एक्स्ट्रा डिमांड कर ही नहीं रहा, मेरा तो टैक्स में चला गया। तो जब मैं डिमांड नहीं कर रहा तो वो टैक्स में किसके पास चला गया? वो तो गवर्नमेंट के पास चला गया टैक्स एक्स्ट्रा। जब मैं उससे एक्स्ट्रा पैसे से डिमांड नहीं कर रहा तो उससे क्या होगा? कोई इंडस्ट्री ज्यादा चीजें बनाएंगी नहीं, तो ग्रोथ आपकी ड्रैग डाउन हो जाएगी, मतलब ग्रोथ आपकी आगे नहीं जाएगी। ग्रोथ कब होती है? जब नई नई इंडस्ट्री लगेंगी, नई नई चीजें ज्यादा बनेंगी, ग्रोथ होगी, फिर एम्प्लॉयमेंट आएगा। तो ये जो आपकी हाई ग्रोथ और हाई इन्फ्लेशन वाली इकोनॉमीज होती हैं, ये बड़ी याद रखना, हाई ग्रोथ और हाई इन्फ्लेशन वाले, जहां पे ग्रोथ भी हाई है, जहां पे इन्फ्लेशन भी हाई है, ठीक है, जहां ग्रोथ हाई होगी वहां इन्फ्लेशन हाई हो गई। जैसे आपकी डेवलप्ड इकोनॉमीज में ऐसा ही होता है, ठीक है, अगर आपका इन्फ्लेशन हाई है, आपकी ग्रोथ भी हाई है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? ये जो आपका फिस्कल ड्रैग है, ये फिस्कल ड्रैग एक ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर का काम करता है। जैसे आपके फ्रिज का वोल्टेज कंट्रोल नहीं करता है आपका स्टेबलाइजर, आप लगाते हो तो ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर का काम करता है। कैसे? आपने कुछ नहीं किया, आपने कुछ नहीं किया, आपने इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए कुछ नहीं किया, आपने ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन फिस्कल ड्रैग की वजह से क्या हो रहा है? लोगों के पास जो पैसा आ रहा था वो टैक्स में चला जा रहा है, तो लोग डिमांड नहीं कर पा रहे, तो आपका इन्फ्लेशन जो था वो भी कंट्रोल में रहेगा, ठीक है, और ज्यादा नहीं बढ़ेगा ना, जितना है उतना रहेगा ना। आपकी ग्रोथ बहुत ज्यादा हाई होगी, वो भी ड्रैग डाउन हो जाएगी। तो जो हाई ग्रोथ और हाई इन्फ्लेशन वाली इकोनॉमी होती है, वहां पे ये ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर का काम करता है। आपने कुछ नहीं किया, फ्रिज में जाके आप कुछ नहीं करते, आपके रेफ्रिजरेटर के वोल्टेज को वो अपने आप कंट्रोल करता है, ठीक है, कम आता है बढ़ा देता है, ज्यादा होता है कम, उस लेवल पे ले आता है।
ऐसे यहाँ पे हाई ग्रोथ और हाई इन्फ्लेशन, हाई ग्रोथ और हाई इन्फ्लेशन में क्या है, डिमांड ज्यादा है, चीजें बन रही है, लेकिन फिजिकल ड्रैग क्या कर रहा है वहां पे, स्टेबलाइजर का काम कैसे कर रहा है, आपके पास जो टैक्स, आपके पास जो इनकम में पैसा एक्स्ट्रा आया वो आप और डिमांड करते तो और ज्यादा इन्फ्लेशन हो जाता, लेकिन क्या है, वो पैसा सारा टैक्स में चला गया गवर्नमेंट के पास। अब आप ज्यादा और ज्यादा डिमांड नहीं कर सकते, तो और ज्यादा डिमांड नहीं कर सकते तो इन्फ्लेशन उस लेवल से आगे बढ़ना मुश्किल है, और साथ में ग्रोथ भी आपकी उससे ज्यादा नहीं बढ़ेगी, उतनी रहेगी, क्योंकि वो ग्रोथ ड्रैग डाउन हो गई, नहीं इंडस्ट्री लगी। तो जो हाई ग्रोथ और हाई इन्फ्लेशन कहीं पे भी होगा वहां पे फिजिकल ड्रैग होता है। ठीक है, क्लियर। तो अगर आप लास्ट पॉइंट देखो, यही आपके पेपर के लिए काम का है, जो आपके प्रीलिम्स में पूछा जाएगा। ठीक है, अगर आप लास्ट पॉइंट देखो, इन हाई ग्रोथ, ठीक है, ये स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछा जा सकता है, इन हाई ग्रोथ एंड हाई इन्फ्लेशन इकोनॉमीज फिस्कल ड्रैग act as an automatic stabilizer which keeps demand stable। थोड़ी बहुत बढ़ सकती है, हल्की फुल्की, ज्यादा नहीं बढ़ेगी। तो ऐसा नहीं है कि बैंक को बीच में आना पड़ेगा, अपने आप वो हो रहा है, कंट्रोल हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका फिस्कल ड्रैग। नाउ प्रैक्टिस क्वेश्चन। ठीक है, दिस इज योर क्वेश्चन रिलेटेड टू फिस्कल ड्रैग। ठीक है, आप पढ़िए इस क्वेश्चन को। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, fiscal drag is also called private economy's spending gap, ब्रैकेट क्रीप इज वन ऑफ द कॉजेज ऑफ फिस्कल ड्रैग। बताइए क्या आंसर है इसका। मैं कल डिस्कस कर चुका हूं, कल नहीं परसों, कल तो क्लास नहीं है। क्या आंसर है। अभिषेक, अनमोल, क्या करते हो। अमर सिंह, क्या करते हो। ठीक है, इसका आंसर सी है। ठीक है, कल का रिकॉर्डिंग देख लेना एक बार, कुछ डाउट है तो। इसका आंसर सी है। मैंने आपको बोला ना, आपके पास एक्स्ट्रा मनी तो आई, 80,000 से आपके पास 90,000 हो गया, लेकिन ये 10,000 आपको इकोनॉमी में खर्च करने थे, लेकिन आप नहीं कर पा रहे, तो नहीं कर पा रहे तो वो क्या होगा, प्राइवेट इकोनॉमी स्पेंडिंग है। 10,000 एक्स्ट्रा खर्च करते तो कुछ डिमांड विमांड आगे बढ़ती, लेकिन वो आप कर नहीं पा रहे टैक्स की वजह से। तो फिजिकल ड्रैग का इज ऑल्सो कॉल्ड प्राइवेट इकोनॉमी स्पेंडिंग है, जो आपको खर्च करना चाहिए था वो आप नहीं कर पा रहे, तो फर्स्ट इज करेक्ट। सेकंड इज ब्रैकेट क्रीप, ब्रैकेट क्रीप तो होता ही है, आप 20 से 30% में चले गए तो ब्रैकेट बढ़ गया, तो दोनों सही है। ठीक है, याद रखना पेपर के लिए, बोथ आर करेक्ट। कल स्पेंडिंग गैप का मैंने कल भी समझाया था ऊपर से। नाउ फिस्कल क्लिफ, फिस्कल क्लिफ हम देख चुके हैं। ठीक है, फिर भी इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, लास्ट क्लास में हमने सिर्फ समझा था डायग्राम के थ्रू। फिस्कल क्लिफ क्या होता है, ऐसे समझो आप, गवर्नमेंट क्या करे, टैक्सेस आपके बहुत कम कर दे और पब्लिक एक्सपेंडिचर बहुत बढ़ा दे। मान लो सिस्टम में स्लो डाउन चल रहा है, गवर्नमेंट ने टैक्स बहुत ज्यादा कम कर दिए। ऐसा हुआ था कहाँ पे, यूएस। ठीक है, 2008-9 में। ठीक है, 2008-9 में एक क्राइसिस आया था, सब प्राइम क्राइसिस, आगे देखेंगे बेसल जब पढ़ेंगे। तो वहां पे यही केस हुआ था, मतलब रिसेशन आ गया था बहुत ज्यादा, डिप्रेशन में नहीं पहुंचे थे लेकिन रिसेशन आ गया। तो वहां पे यूएस ने क्या किया था, टैक्सेस बहुत कम कर दिए थे और सिस्टम में बहुत पैसा बढ़ा दिया। ठीक है, अब ऐसे केस में क्या होगा, जब आपके टैक्सेस कम कर दिए, पैसा बढ़ा दिया, आपकी डिमांड बढ़ेगी, आपके पास पैसा आ गया ना। देखो, टैक्स में गवर्नमेंट पैसा लेती वो भी आपको नहीं देना, साथ में आपको गवर्नमेंट ने बहुत सारा पैसा दे दिया, आपकी डिमांड बढ़ेगी, इसको D1 मान लेते हैं। अब गवर्नमेंट ये कब तक करती जाएगी, जब तक गवर्नमेंट को लगेगा कि इकोनॉमी अब आपकी स्टेबल नहीं है। आप ये मुझे बताओ, इकोनॉमी स्टेबल हुई है या नहीं हुई है, इसके पैरामीटर्स क्या होते हैं। तो इकोनॉमी स्टेबल हुई है या नहीं है, उसके दो पैरामीटर होते हैं। ठीक है, जिसपे हम देखते हैं, एक तो आपका होता है इन्फ्लेशन, दूसरा होता है आपका अनएम्प्लॉयमेंट। देखो, इन्फ्लेशन सिस्टम में होगा तो एम्प्लॉयमेंट रहेगा, लेकिन अगर सिस्टम में इन्फ्लेशन नहीं है तो अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा। ये दो पैरामीटर से हम इकोनॉमी की वो देखते हैं स्टेबल है या नहीं है। कैसे, जैसे मान लो मेरी इकोनॉमी रिसेशन में या डिफ्लेशन में। ठीक है, माई इकोनॉमी इज इन रिसेशन।
रिसेशन का मतलब क्या है आपका, डिमांड नहीं है, जॉब्स नहीं है। अब मैं क्या है इसमें पैसा डालूंगा इकोनॉमी में। पैसा क्यों डालूंगा, क्योंकि मुझे डिमांड बढ़ानी है, मुझे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना है। डिमांड बढ़ेगी तभी तो एम्प्लॉयमेंट होगी। अब मैं कब तक पैसा डालूंगा, जब तक मैंने आपको बोला है कि इन्फ्लेशन का एक लेवल होता है कि वहां तक मुझे लेके जाना है। जैसे हमारे केस में कितना है, 2 से 6%। तो जब मुझे लगेगा कि अब मेरा इन्फ्लेशन 2 से 6% के बीच में आ गया है, तो मैं समझ जाऊंगा इकोनॉमी स्टेबल हो गई। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन 2 से 6 में आ गया तो डिमांड अपने आप बढ़ी गई और आगे एम्प्लॉयमेंट भी मिल जाएगा। या दूसरा केस में क्या रख दूं, अगर मेरे पास इन्फ्लेशन का टारगेट नहीं है, तो मैं क्या टारगेट रख दूं कि मेरा अनएम्प्लॉयमेंट जो है, सिस्टम में अनएम्प्लॉयमेंट मेरा 6% से कम देना चाहिए। तो जब मैं देखूंगा, मैं इस तरह से पैसा डालता जाऊंगा, जब 6% से कम अनएम्प्लॉयमेंट रह जाएगा तो मैं समझ जाऊंगा इकोनॉमी स्टेबल हो गई। आपको पता है इन्फ्लेशन और एम्प्लॉयमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सिर्फ एक स्टैगफ्लेशन का केस अलग है। इन्फ्लेशन होगा तो एम्प्लॉयमेंट होगा, ठीक है, कोई इसमें डाउट नहीं है। स्टैगफ्लेशन वाला केस अलग था, लेकिन इन्फ्लेशन विल गिव राइज टू एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट होगा तो मुझे क्या है, दो चीजों को देख के मैं इकोनॉमी में बता सकता हूँ। अगर मेरा एम्प्लॉयमेंट है इसका मतलब इन्फ्लेशन है, अगर मेरा इन्फ्लेशन है इसका मतलब एम्प्लॉयमेंट है। तो दो चीजों को हम टारगेट करते हैं। इन्फ्लेशन एक लेवल तक ले आएंगे तो हम कहते हैं इकोनॉमी स्टेबल हो गई। जैसे हमारे केस में 2 से 6%, मैंने आपको वो बताया भी था, एक आपके लिए ग्राफ बनाया था मैंने ऐसे, यहाँ पे डिफ्लेशन था, तो हम इकोनॉमी को ऐसे करते रहते हैं, कहाँ तक, यहाँ तक लाना है। जब इस पार्ट में आ जाएगा तो आपको खुद पता है कि इन्फ्लेशन इधर आ गया तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, तो अनएम्प्लॉयमेंट अपने आप कम हो जाएगा। या फिर आप इन्फ्लेशन को टारगेट मत करो, आप अनएम्प्लॉयमेंट को टारगेट करो। जब अनएम्प्लॉयमेंट आपका कम होता जाएगा, यहाँ तो अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, जैसे जैसे आप इसमें जाते जाओगे अनएम्प्लॉयमेंट आपका कम होता जाएगा। जब आपको लगा कि अब 6% से कम हो गया, तब आप रुक जाओ कि अब इकोनॉमी स्टेबल होगी। अलग अलग इकोनॉमी अलग अलग रखती है ये टारगेट। तो जब यूएस में हुआ था तो उसने दो टारगेट रखे थे कि या तो मेरा इन्फ्लेशन इतना हो जाए या फिर मेरा अनएम्प्लॉयमेंट इतना हो जाए। तो हमारी इकोनॉमी में हम क्या रखते हैं, 2 से 6% इन्फ्लेशन पे ले आते हैं, अगर उतना आ गया तो इकोनॉमी स्टेबल होगी। ठीक है जी। तो फिस्कल क्लिफ में क्या हुआ, फिस्कल क्लिफ में गवर्नमेंट क्या करती है, जब डिफ्लेशन या रिसेशन होता है, इंडियन इकोनॉमी बहुत अच्छे फेज में है अभी, कोई वो नहीं है, रिसेशन वगैरह कुछ नहीं है, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी इज इन गुड फेज, ठीक है, फिस्कल डेफिसिट भी ज्यादा नहीं। आगे देखेंगे जब फिस्कल डेफिसिट की बात करें, कितनी उधारी है क्या है, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी की चिंता नहीं करो, आगे बैठा है वो, देख रहे हैं, ठीक है, नहीं जाने देगा वो रिसेशन में। तो आपका ये बात ध्यान रखो, ठीक है। टेम आप, मैंने बोला क्वेश्चन लास्ट में पूछना, ठीक है, पूरा वो, ठीक है, पूरा वो खत्म हो जाता है। क्या कहते हैं, टैक्स आपके कम कर दिए, पब्लिक एक्सपेंडिचर आपका बढ़ा दिया, तो डिमांड आपकी बहुत ज्यादा हो गई, लोगों का पैसा आ गया। अब कब तक बढ़ाएगा, तब तक वो इन्फ्लेशन या अनएम्प्लॉयमेंट को टारगेट करेगा कि इनमें से कोई आ जाए। जैसे ही इनमें से कोई उसका टारगेट अचीव हो गया, वो क्या करेगा, अचानक से इस सप्लाई को, ये जो टैक्स वगैरह थे तो अचानक से टैक्स बढ़ा देगा और पब्लिक एक्सपेंडिचर को कम कर देगा। तो यहाँ पे फिर आपकी डिमांड अचानक से फॉलो हो जाएगी। तो ये जो ये क्लिफ बनी है इसको कहते हैं फिस्कल क्लिफ। तो फिस्कल क्लिफ किस वजह से होती है, अचानक से आप बहुत सारी सप्लाई बढ़ा दो मनी मनी की, और अचानक से उसको कम कर दो। तो जब मनी सप्लाई बहुत ज्यादा होगी तो डिमांड बहुत हाई होगी, जैसे ही मनी सप्लाई कम करी तो डिमांड ऐसे। तो ये जो गैप आता है इसको फिस्कल क्लिफ कहते हैं, ठीक है। तो इसका वो पढ़ लो डेफिनेशन। A sudden condition of high taxes and reduced public expenditure after a long period of tax cuts and liberal public expenditure is known as fiscal cliff. ठीक है, fiscal cliff is the burden due to sudden increase in tax and less expenditure. क्लियर है, डायग्राम भी कल देख लिया था, ये वाला फिस्कल क्लिफ का आप डायग्राम देखिए, ठीक है। यहाँ पे आपकी बहुत ज्यादा, तो यहाँ पे डिमांड बहुत हाई है, ठीक है। फिर क्या हुआ, सडन सिचुएशन ऑफ लेस कैश विद पब्लिक ड्यू टू हाई टैक्सेस एंड लो पब्लिक एक्सपेंडिचर, यहाँ पे पहुंच गई डिमांड। ये जो गैप है इसी को हम फिस्कल क्लिफ बन रही है, दैट इज फिस्कल क्लिफ। ओके, सो इज इट क्लियर, फिस्कल क्लिफ इज क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज स्क्यूफ्लेशन, ठीक है, स्क्यूफ्लेशन।
स्कूफ्लेशन सबसे पहली बार आपके इकोनॉमिक सर्वे में ये वर्ड यूज हुआ, ठीक है। दो 2010-11 के इकोनॉमिक सर्वे में ये आपका यूज हुआ। होता क्या है स्कूफ्लेशन, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। किसी इकोनॉमी में जब एक ही टाइम पे डिफ्लेशन और इन्फ्लेशन दोनों पाए जाए तो उसको हम कहते हैं स्कूफ्लेशन, ठीक है। अब देखो पूरे सिस्टम में तो एक साथ डिफ्लेशन और इन्फ्लेशन नहीं मिलेगा, तो आपका, एम आई ऑडिबल, ठीक है, बीच बीच में थोड़ा इंटरनेट का प्रॉब्लम है, ठीक है। स्कूफ्लेशन में क्या है, जैसे मान लो क्या हुआ था 2010-11 का जो सर्वे आया उसने क्या बोला, कभी कभी ऐसा होता है कि अनियंस, ठीक है, या आपके पटेटोज टोमेटोज, इनकी प्राइसेस तो बहुत ज्यादा हाई होती है, ये क्या हो गया, इन्फ्लेशन। लेकिन बाकी जो कमोडिटीज की प्राइसेस होती हैं वो या तो कांस्टेंट रहेंगी या फिर वो थोड़ी सी कम रहेंगी, उनमें थोड़ी सी कमी आती है। तो यहाँ पे तो आपका डिफ्लेशन है और यहाँ पे आपका इन चीजों में इन्फ्लेशन है। तो स्कूफ्लेशन में क्या होता है कि कुछ सेक्टर्स में आपको इन्फ्लेशन मिलता है और बाकी सेक्टर्स में आपकी प्राइसेस कांस्टेंट रहती हैं या फिर कमी देखी जाती है। तो जब कुछ सेक्टर्स में इन्फ्लेशन हो और बाकी सेक्टर में आपकी प्राइसेस कांस्टेंट हो या वहां पे डिफ्लेशन हो तो उसको हम कहते हैं स्कूफ्लेशन। तो स्कूफ्लेशन का मतलब जो आपका, देखो स्क्यूफ्लेशन, स्क्यू में क्या मतलब, क्या है, दोनों चीज आ गए, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। तो ना तो सिस्टम में इन्फ्लेशन कह सकते हैं हम उस समय, ना हम सिस्टम में डिफ्लेशन कह सकते हैं। कुछ सेक्टर्स में इन्फ्लेशन में, बाकी में प्राइसेस कांस्टेंट रहेगी। तो आप इसको इसकी एक लाइन में डेफिनेशन, ये तो मैंने ख्याल इतनी बड़ी आपके लिए कहानी लिखी है, काम की नहीं है। काम की कहानी एक ही है कि जब सिस्टम में दोनों एक साथ पाए जाते हैं, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, क्योंकि पेपर में यही पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय स्टूफ्लेशन, ऑप्शंस होंगे, 4 ऑप्शंस होंगे, ठीक है, उल्टे सीधे बना के देगा। उसमें सही ऑप्शन क्या होगा, व्हेन बोथ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन आर प्रेजेंट, ठीक है। तो आपका पहली बात तो इकोनॉमिक सर्वे में अपीयर हुआ ये वर्ड, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और इकोनॉमिक सर्वे आपका कौन बनाता है, ठीक है, वो तो हम पढ़ेंगे तब देखेंगे, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। और डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। देखो हर मिनिस्ट्री के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट आते हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर भी बहुत सारे डिपार्टमेंट आते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक है। तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ये आपका क्या बनाता है, इकोनॉमिक सर्वे ये लेके आता है हमेशा, ठीक है। तो ये याद रखना कि हु प्रिपेयर्स इकोनॉमिक सर्वे, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक है। ये पहली चीज, ये आगे वापस से रिपीट होगी, लेकिन अभी के लिए आपको ये एक चीज एक्स्ट्रा आपको, स्क्यूफ्लेशन की ये डेफिनेशन ही काम की है। स्क्यूफ्लेशन इज ए स्टेट इन विच द इकोनॉमी शोज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, ठीक है। When this occurs, we can neither term it inflation nor deflation, hence the term skewflation. ना तो आप इन्फ्लेशन बोल सकते हो ना आप डिफ्लेशन बोल सकते हो। इंडियन इकोनॉमी ने ये एक्सपीरियंस कब किया, ड्यूरिंग द ईयर 2019, 2009 टू 2011, पहली बार तभी टर्म कॉइन की गई। स्क्यूफ्लेशन refers to the economic situation where prices of only a commodity or a group of commodity rises while the general price level remains constant। बाकियों का सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, उनमें इंक्रीज नहीं होगा। It is one of the newest terms coined in economics following the 2009-2011 स्क्यूफ्लेशन। पहले टाइम तब कॉइंड की गई थी, अब तो यूज होती है बार बार। Stagflation pressures faced by India due to the rise in the price of a particular commodity like onions and potatoes, while the price of other commodities remain. That is your stagflation. So from your paper point of view, voice फिर से कटो। So from your paper point of view, ठीक है, अब क्लियर है voice? Is it clear now? Is it clear now? Is it clear?
पता, मुंबई में नेटवर्क नहीं आता है, अब आप क्या ही इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे। ठीक है, आई एम सिटिंग एट द प्राइम लोकेशन विले पार्ले ईस्ट मुंबई। ठीक है, यहाँ के सबसे पॉश एरिया में बैठा हूँ, सब विंडोज ओपन है, फिर भी नेटवर्क नहीं आ रहा है जियो का। व्हाट कैन आई डू? अब मैं तो टावर पे चढ़ के नेटवर्क को सही नहीं कर सकता। यही तो बात है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर तो आपको डेवलप करना पड़ेगा, एंड दे आर चार्जिंग मनी फॉर एवरी सर्विस। बीच बीच में होती तो है ना, इट क्रिएट प्रॉब्लम। आपको देखो, आपको पता, मुझे भी पता है, जब बीच में थोड़ी सी भी आवाज मेरी ब्रेक होती है तो बच्चों को लगता है पता नहीं सर ने क्या बता दिया, पैनिक हो जाते हैं कि हमारा तो छूट गया। भले से बाद में जाके क्लास में तो कुछ ना पढ़े, लेकिन वो थोड़ा सा जो छूट गया वो नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, जैसे मूवी आप देखते हो, बीच में कोई सीन छूट जाता है, परेशान हो जाता है, अरे यार क्या भूल गया है। ऐसे ही आपको लगता होगा क्या भूल गया यार ये। ठीक है, क्या स्क्रू स्क्रू कर गया। ठीक है तो कई लोगों को स्क्रू की जगह स्क्रू सुन जाए, स्क्रूफ्लेशन। ठीक, तो मैं वापस से रिपीट कर देता हूं इसको। स्क्रूफ्लेशन क्या होता है? जब आपकी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स बढ़ जाए। अब दोनों में से कोई नाम नहीं दे सकते, तो इसको इसलिए उसको स्क्रूफ्लेशन बोलते हैं। हमारी इकोनॉमी में 2009-11 में सबसे पहले ये टर्म यूज की गई। किसने यूज करी? इकोनॉमिक सर्वे ने, क्योंकि उस समय अनियन और पटेटोज के प्राइसेस बढ़े थे, बाकी सारे प्राइसेस कांस्टेंट थे। ठीक है, तो आपको पेपर के लिए क्या याद रखना है कि स्कूफ्लेशन क्या होता है? व्हेन इकोनॉमी shows the characteristics both inflation and deflation, then that is known as stagflation। पेपर के लिए इतना ही आपके काम है। ठीक है, you will get direct question what do you mean by stagflation। next is operation twist of RBI। ठीक है, अब ये टॉपिक है आपका पूरी क्लास लेके जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नाम है ट्विस्ट, ऑपरेशन ट्विस्ट। तो ऑपरेशन ट्विस्ट क्या होता है बेसिकली? ऑपरेशन ट्विस्ट आपका कहां से है? ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये भी ओपन मार्केट है, दिस इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ ओपन मार्केट ऑपरेशन। और इसको यूएस में बोलते हैं, अमेरिका वाले इसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव ईजिंग। अमेरिका, अमेरिकन नेम इसका। ठीक है, ऑपरेशन ट्विस्ट हम बोलते हैं अमेरिकन। ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या करता था, क्या करते थे हम? आरबीआई क्या करता था? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाय भी करता था और सेल भी करता था। यही तो होता था ओपन मार्केट ऑपरेशन। लेकिन वो क्या करता था? दोनों काम शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब बेचता था शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज में डील करता था। सारी शॉर्ट टर्म होती थी वहां पे। हम जब ओपन मार्केट ऑपरेशन में कर रहे थे, परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ऑपरेशन ट्विस्ट में क्या करता है ये? खरीदेगा तो बेचेगा यहाँ पे, लेकिन ये खरीदेगा कौन सी? लॉन्ग टर्म वाली। जो मार्केट में लॉन्ग टर्म वाली सिक्योरिटीज हैं जो गवर्नमेंट ने इशू की है, लॉन्ग टर्म वाली खरीदेगा। और बेचेगा कौन सी? शॉर्ट टर्म वाली। अब देखो कमाल की बात है, ऐसा क्यों कर रहा है भाई? अच्छा भला ओपन मार्केट ऑपरेशन था, कोई दिक्कत नहीं थी, ये कर लो। लेकिन नहीं, इसलिए इसका नाम ऑपरेशन ट्विस्ट है, क्योंकि आपकी कहानी में ट्विस्ट आ गया। क्या ट्विस्ट आ गया भाई? कि यहाँ पे तो दोनों सेम चीज कर रहा था, शॉर्ट टर्म को कर रहा था। यहाँ पे वो खरीद तो रहा है लॉन्ग टर्म वाली और बेच रहा है शॉर्ट टर्म वाली। ऐसा क्यों कर रहा है? ऐसा करने के तीन कारण। पहला कारण है कि गवर्नमेंट को इंटरेस्ट कम देना पड़े। किस चीज पे? लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज पे।
पहला चीज। दूसरी चीज क्या है, ठीक है, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज बेच रहे हैं, ठीक है, तो उससे क्या करना है, ये खरीद कौन सी रहा है, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज, और बेच रहा कौन सी है, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज। तो आरबीआई क्या करना चाहता है, सिस्टम में मनी सप्लाई को बढ़ाना चाहता है। मनी सप्लाई को किसके थ्रू बढ़ाना चाहता है, बैंक्स के थ्रू, ताकि बैंक्स लोन दे लोगों को। ठीक है, कैसे बढ़ाएगा, कैसे लोन देगा, आगे देखते हैं। अभी के लिए आप समझो इसके तीन ऑब्जेक्टिव है। पहला, गवर्नमेंट इंटरेस्ट कम पे करे। दूसरा, सिस्टम में बैंक्स आसानी से लोन दे कम रेट, इंटरेस्ट रेट। और तीसरा, जो रेपो रेट काम नहीं कर पा रहा था, वो काम ये ऑपरेशन ट्विस्ट के थ्रू करना चाहता है। क्यों, क्योंकि रेपो रेट में ये अपनी रेट कम करता था, बैंक अपने इंटरेस्ट रेट कम नहीं करते। तो आरबीआई एक नई चीज लेके आया, ऑपरेशन ट्विस्ट। ठीक है, जैसे आप घर में कई बार घर वालों की बात नहीं मानते हो कि वो नॉर्मल तरीकों के अलावा कोई अलग तरीका देखे हैं। ठीक है, आपका मोबाइल रख रहे हैं, आपकी गाड़ी रख लें, ठीक है, तो यहाँ पे भी ट्विस्ट इन द टेल। अब कैसे ऑपरेशन ट्विस्ट करता है आगे देखेंगे। अभी के लिए मैं आपको एक चीज समझाता हूँ कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में डिफरेंस क्या है, क्या फर्क पड़ता है बॉन्ड्स अगर लॉन्ग टर्म वाले हैं, शॉर्ट टर्म वाले हैं, तो क्या फर्क पड़ता है, इसको हटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, ये सब डिटेल में लिखा है आपकी स्लाइड्स में। अगर गवर्नमेंट ने लॉन्ग टर्म के लिए इशू किए बॉन्ड्स, उस पर गवर्नमेंट को क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट। मैंने खरीदा है बॉन्ड, मान लो मैंने 3 साल के लिए खरीदा। दूसरा क्या है, शॉर्ट टर्म वाला, वो मैंने 1 साल के लिए खरीदा, लेस देन 1 ईयर। ठीक है, लेस देन 1 ईयर। ठीक है, लेस देन 1 ईयर के लिए खरीदा है। अब क्या होगा, आपको ये बात दिमाग में आप रखो कि अगर आप कोई भी लोन लंबे टाइम पीरियड के लिए लेते हो, मान लो मैंने एक कार लोन लिया 7 साल के लिए लिया, और एक कार लोन लिया मैंने वो लिया 4 साल के लिए, किस वाले में आपको इंटरेस्ट ज्यादा पे करना पड़ेगा, किस वाले, जितने ज्यादा टाइम के लिए लोन लोगे उतना ही ज्यादा आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ठीक है, वो लॉजिक है, सिंपल सी बात है। ईएमआई कम बनेगी लेकिन इंटरेस्ट आपको ज्यादा पे करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप कम टाइम के लिए लेते हो, जितने कम टाइम के लिए लोगे उतना आपको इंटरेस्ट कम पे करना पड़ेगा। अगर आप मोबाइल भी लेते हो क्रेडिट कार्ड से, तो अगर ज्यादा ईएमआई बनाओगे, यू विल हैव टू पे मोर, क्योंकि फिर हर महीने का इंटरेस्ट लगेगा। यहाँ पे क्या 4 साल का इंटरेस्ट देना, वहां पे आपको 7 साल का इंटरेस्ट देना है, वो तो अपना इंटरेस्ट सेम ही रखेगा, वहां पे आपको 3 साल का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देना पड़ रहा है उसी पैसे। तो यहाँ पे भी ऐसे कंसेप्ट है, अगर गवर्नमेंट की जो लॉन्ग टर्म वाली सिक्योरिटीज है उन पे गवर्नमेंट को ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, किनको, जिन्होंने वो सिक्योरिटीज खरीदी हुई है। ये मैं आपको जो चीजें समझा रहा हूँ ना, अभी पेपर में कोई नहीं पूछेगा, नो वन विल आस्क। आपको याद रहेगा अच्छी बात है, याद नहीं रहेगा तो भी बहुत अच्छी बात है। मैं आपको सिर्फ इसलिए समझा रहा हूँ कि आपके दिमाग में यह ना रहे कि सर ने हमें समझाया, अदरवाइज इट इज ऑफ नो यूज फॉर योर पेपर। पेपर के यूज में ऑपरेशन ट्विस्ट की सिर्फ डेफिनेशन है, उससे ज्यादा ना तो किसी पेपर की औकात है जो आपसे क्वेश्चन पूछ ले, बिकॉज ऑपरेशन ट्विस्ट इज अ वेरी 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 ट्विस्टेड टॉपिक। ठीक है, ट्विस्टेड टॉपिक है पूरा। ठीक है, तो आपके ये, आप इसलिए मैंने आपको ये वाला एग्जांपल दिया है। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए आपको हमेशा इंटरेस्ट ज्यादा पे करना पड़ता है, तो गवर्नमेंट ने अपनी सिक्योरिटीज इशू करी लॉन्ग टर्म वाली, तो उनके लिए ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में गवर्नमेंट को कम इंटरेस्ट पे करना है। तो अभी आप दिमाग में क्या बात बिठा लो, दिमाग में ये बात बिठा लो कि लॉन्ग टर्म वाली जो सिक्योरिटीज थी उन पे गवर्नमेंट ज्यादा इंटरेस्ट पे कर रही थी, इसलिए आरबीआई ने वो सारी खरीद ली। ठीक है, अंकिता भगत, डोंट एनोटेट। ठीक है, वो गवर्नमेंट ने सारी खरीद ली, शॉर्ट टर्म पे कम देना है इसलिए आरबीआई उनको बेच रहा है। अब क्यों बेच रहा है, क्योंकि ये खरीदने के लिए भी तो गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, ये खरीद रही है ना लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज, तो वो खरीदने के लिए पैसा चाहिए, वो पैसा कहां से लाएगी, ये शॉर्ट टर्म को सेल कर, शॉर्ट टर्म को सेल करेगी, और शॉर्ट टर्म को सेल करके गवर्नमेंट पैसा लेके आएगी। तो पहला कंसेप्ट तो ये है कि लॉन्ग टर्म क्यों खरीद रहे हैं, ताकि गवर्नमेंट को इंटरेस्ट कम देना पड़े, और शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म को इसलिए खरीदे, और शॉर्ट टर्म क्यों बेच रहे हैं, क्योंकि पैसा चाहिए खरीदने के लिए।
ये दो चीजें क्लियर हो गई। अगर शॉर्ट टर्म आप बेच भी रहे हो उस पर इंटरेस्ट कम देना। अब इससे क्या होगा, बैंक्स जो हैं, बैंक्स इतने चालाक है वो अपना ज्यादातर पैसा इन लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर देते हैं क्योंकि उनको बहुत इंटरेस्ट मिल रहा है इसमें। अब लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज पे अगर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि उस पर इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा है, ठीक है। जैसे आप एफडी आरडी लगा देते हो 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, सेविंग अकाउंट में इतना पैसा नहीं रखते। क्यों? क्योंकि सेविंग अकाउंट पे आपको इंटरेस्ट कम मिलता है, लेकिन आप एफडी आरडी में जाते हो वहां पे इंटरेस्ट आपको ज्यादा मिलता है, वो लॉन्ग टर्म होती है। वहां पे जितने ज्यादा टाइम के लिए रखोगे उतना ही ज्यादा पैसा मिलेगा। अब आप बोलो मैं एफडी 1 साल के लिए रखूं और मुझ पे 10% इंटरेस्ट दे दे, नहीं। इसलिए उनका टाइम पीरियड ज्यादा होता है, उसको ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है। सीधी सी बात है, हर साल का इंटरेस्ट आपको मिलेगा। 10 साल के लिए रखोगे 10 साल का मिलेगा, इसलिए तो होता है कि 7 साल में डबल, 9 साल में डबल। शॉर्ट टर्म वाली पे आपको पता है कम इंटरेस्ट मिलता है, जितने कम टाइम के लिए रखोगे उतने इंटरेस्ट कम देगा। तो लॉन्ग टर्म वाली जब मैं खरीद रहा हूं तो अब बैंक्स के पास ऑप्शन नहीं बचा कि वो लॉन्ग टर्म वाले में इन्वेस्ट कर सकते। तो अब बैंक्स के पास क्या बची है, शॉर्ट टर्म वाली। तो शॉर्ट टर्म पे इतना इंटरेस्ट मिलता नहीं है, तो अब बैंक्स इन लॉन्ग टर्म वाली में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, वो तो मैंने खरीद ली सारी आरबीआई। अब बैंक्स के पास क्या ऑप्शन बचा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में तो इन्वेस्ट कर नहीं सकते ज्यादा, तो बैंक्स क्या करेंगे, लोन देंगे लोगों को। क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था सिस्टम में, अभी तक तो बैंक्स के पास ऑप्शन था लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करने। यूएस में भी क्वांटिटेटिव ईजिंग में ऐसा ही किया था वहां की सरकार, वहां के बैंक ने, फेडरल रिजर्व। अगर मुझे बैंकों को रोकना है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करने के लिए, तो वो जिस तरह की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो सारी मैं खरीद लूं मार्केट से। तो आरबीआई ये कब करता है, आरबीआई तब करता है जब आरबीआई को लगता है कि अब सिचुएशन ऐसी आ गई है कि अब बैंकों को सबक सिखाना है। तो आरबीआई ने ये अभी किया कोविड के टाइम पे, ऑपरेशन ट्विस्ट। जब कोई एक्सट्रीम सिचुएशन आती है तभी वो ऑपरेशन ट्विस्ट जैसी चीज का यूज करता है, अदरवाइज तो सिंपल रेपो रेट ये सब चलता रहता है। तो अब आपको ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि लॉन्ग टर्म क्यों खरीदी और शॉर्ट टर्म क्यों बेची, क्योंकि शॉर्ट टर्म पे तो इंटरेस्ट कम ऑफर करती है गवर्नमेंट, तो बैंक्स को भी उसमें इतना ज्यादा वो इंटरेस्ट नहीं है। तो बैंक्स क्या सोचेंगे कि जितनी एसएलआर की चाहिए उतनी है अपने पास, बाकी क्या करेंगे, वो लोन देंगे लोगों को। क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट अगर आपको शॉर्ट टर्म पे 4% दे रही है इंटरेस्ट, वहीं लॉन्ग टर्म पे आपको 8-9% मिल रहा था, तो बैंक्स क्या बोलेंगे, 4% से बढ़िया हम लोन दे देते हैं 8-9% पे लोगों को। तो आपने देखा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद के इसने क्या किया, बैंकों को मजबूर कर दिया कि वो लोगों को लोन दे। अब ये काम रेपो रेट नहीं कर पा रही थी। क्यों? क्योंकि रेपो रेट आप बढ़ाओ घटाओ, बैंकों के पास जो पैसा आ रहा था एक्स्ट्रा वो भी वो क्या खरीद लेते उससे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो लेमैन टर्म्स में आप समझो, सिस्टम में कोई ऐसा सामान है या ऐसी चीज है जिसको मैं खरीदना चाहता हूँ और मैं अपना सारा पैसा उसी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं लोगों को लोन नहीं दे रहा। अब वो चीज कोई खरीद ले, अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, मैं क्या करूंगा, अब लोगों को लोन। तो आरबीआई ऑपरेशन ट्विस्ट में लॉन्ग टर्म वाली खरीदती है क्योंकि लॉन्ग टर्म वाली पे ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है, तो वो लोग बैंक्स खरीदते हैं, बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर देते हैं उसमें। ठीक है, तो अब हम ऑपरेशन ट्विस्ट देखते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन वगैरह। ऑपरेशन ट्विस्ट इज ए मॉनेटरी पॉलिसी इंटरवेंशन बाय द सेंट्रल बैंक कंडक्टेड थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशन। देखो है ओपन मार्केट ऑपरेशन से मैंने आपको बताया था, where the central bank is buying long term bonds of the government and at the same time selling short term securities of the government. This is the definition. हद से हद यही क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछ लेगा। ऑपरेशन ट्विस्ट क्या होता है, ऑप्शन दे देगा। देखो एक तो वो डालेगा बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, वो तो आपका ऑपरेशन ओपन मार्केट ऑपरेशन, वो डालेगा बाइंग लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स एंड सेलिंग शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज, दैट इज योर ऑपरेशन ट्विस्ट। व्हाई ऑपरेशन ट्विस्ट, ऑपरेशन ट्विस्ट की जरूरत क्यों पड़ी वो भी मैंने आपको बताया। लॉन्गर टर्म यील्ड्स को कम करना है, यील्ड्स मतलब यहाँ पे क्या है, जो इंटरेस्ट पे कर रही थी गवर्नमेंट उसको, एंड दस द रिड्यूस्ड लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट rate will support the economy by making loans less expensive to buy homes, cars and to finance investment projects. ठीक है, लोअर आपने कर दिया इंटरेस्ट रेट, बैंक्स लोन देंगे, आसानी से लोन मिलेगा। ऑपरेशन ट्विस्ट इज कंडक्टेड थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशंस ऑफ सेलिंग एंड बाइंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। सबसे पहले ये आपका किसने यूज किया था, फेडरल रिजर्व ने, यूएस के।
वहां से लिया है हमने ये कंसेप्ट। देखो हमारे ज्यादातर कंसेप्ट बाहर से उठा है, वहां से उठाते हैं उनको हम यूज करते हैं। तो ऑपरेशन ट्विस्ट सबसे पहले 1961 में फेडरल रिजर्व ने यूज किया। ये जो सारी टर्म्स है, फिस्कल क्लिफ, फिस्कल ड्रैग, फिस्कल ट्रैप, ऑपरेशन ट्विस्ट, ये सब वहीं से आती हैं। नाम वो देता है, लेकिन फिर बाद में हम भी यूज करते हैं उन्हीं चीजों, ठीक है, क्योंकि आपको पता है सारे जो तार है जुड़े हुए इकोनॉमी को, वो यूएस से जुड़े हुए, क्योंकि यूएस में फायदा क्या है ना कि यूएस में लोगों के पास इन्वेस्टमेंट ऑल्टरनेटिव बहुत ज्यादा है। हमारे यहाँ बैंक से रिलेटेड चीजें पढ़ेंगे ज्यादातर, वहां पे आप बॉन्ड से रिलेटेड चीजें पढ़ोगे, डिबेंचर्स क्या होते हैं, शेयर्स क्या होते हैं, हेज फंड्स क्या होते हैं, ट्रेजरी बिल्स क्या होते हैं, वो सब चीजें वहां पे पिक्चर में आती है। हमारे यहाँ तो हमें ले देके बैंक में सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, एफडी, आरडी, ज्यादा कोई हिम्मत कर ले तो म्यूचुअल फंड, ज्यादा कोई कर ले तो एलआईसी, उससे ज्यादा कोई कर लेगा तो शेयर्स खरीद लेगा, कोई और ज्यादा थोड़ी सी हिम्मत कर लेगा तो बिटकॉइंस खरीद लेगा। हेज फंड्स तक तो कोई पहुंचेगा नहीं। हेज फंड्स के लिए वैसे भी आपको बहुत पैसा चाहिए होता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ फंड्स देखेंगे तब हम देखेंगे हेज फंड्स क्या होते हैं, गिल्ट एज सिक्योरिटीज क्या होती हैं, ठीक है, जंक बॉन्ड्स क्या होते हैं, ठीक है। अरे ऑपरेशन ट्विस्ट इसलिए किया गया है भाई, ताकि गवर्नमेंट का जो पैसा जा रहा था इंटरेस्ट के रूप में, वो कम कर दिया जाए और बैंक्स को मजबूर कर दिया जाए कि वो सस्ते लोन दें, ठीक है, बस इतना कंसेप्ट याद रखो। ये लोअर लॉन्गर टर्म यील्ड, यहाँ पे यील्ड का मतलब है इंटरेस्ट रेट। लॉन्गर टर्म यील्ड को आपने कम कर दिया, इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया, क्यों? क्योंकि आपने खरीद ली वो सारी लॉन्गर टर्म वाली सिक्योरिटीज, तो अब गवर्नमेंट को इंटरेस्ट देना नहीं। अब बैंक्स क्या करते थे, वहां इन्वेस्ट करते थे, अब बैंक्स के पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अब बैंक्स क्या देंगे, लोगों को लोन देंगे, तो वही है, तो लोगों को लोन मिलेगा, इकोनॉमी ग्रो करेगी, ठीक है, क्लियर है। अब ऑब्जेक्टिव क्या, तीन ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, ये तीन ऑब्जेक्टिव मैंने अभी आप एक्सप्लेन किए, वो अभी आप देखो, ठीक है। पहला क्या है, टू रिड्यूस दी यील्ड ऑफ द लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी। यील्ड का मतलब यहाँ पे इंटरेस्ट रेट, यील्ड ऑफ द लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, क्यों? क्योंकि जो लॉन्ग टर्म वाले होंगे उन पे ज्यादा इंटरेस्ट देना। The real benefit of such a step is the government need to pay only lower interest rate if it issues more securities in future as part of the borrowings। अगर आगे इशू करेगी तो अब इसको कम देना है ना पैसा, क्योंकि लोअर जो लॉन्ग टर्म वाली थी उन पे तो इसको ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता था, वो सारी आपने खरीद ली। अब अगर आप इशू करोगे भी तो उस पर तो आपको इंटरेस्ट कम देना है, जो खरीदेंगे उनको, जो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज आप इशू कर रहे हो, ठीक है। लॉन्ग टर्म वाले आपने सारी खरीद, ठीक है। सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है, बैंक्स अब लोन देंगे लोगों को, क्योंकि बैंक्स के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। तो सेकंड ऑब्जेक्टिव इज टू ब्रिंग डाउन लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट सो दैट हायर क्रेडिट कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट कैन गो अप। लोगों को लोन मिलेगा, लोन मिलेगा, लोग, ये बैंक्स के पास ज्यादा पैसा रहेगा, लोगों को लोन मिलेगा, नई इंडस्ट्रीज आएंगी, लोगों को जॉब्स मिलेगी, कंजम्पशन बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी, फिर इन्वेस्टमेंट होगा, नई इंडस्ट्रीज आएंगी, और ज्यादा डिमांड बढ़ेगी, और ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। दैट इज योर सेकंड ऑब्जेक्टिव। थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या था आपका, कि रेपो रेट वो काम कर नहीं पा रही थी, तो आरबीआई ने क्या किया, उसको यूज किया, इसको, ऑपरेशन ट्विस्ट को, न्यू ऑप्शन थ्रू विच आरबीआई कैन इन्फ्लुएंस मार्केट रेट बाय सेलिंग एंड परचेजिंग गवर्नमेंट। दिस इज योर थर्ड ऑब्जेक्टिव। तो तीनों ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर है, ठीक है। देखो अभी जो मैं बोल रहा हूं उसको समझो, अभी जो मैं बोल रहा हूं उसको समझो, ये समझाने के बाद मैं एक पोस्ट करूंगा, एक वीडियो ऑपरेशन ट्विस्ट का, मैंने ही बनाया है, ठीक है। ये समझाने के बाद, वैसे भी आपकी रिकॉर्डिंग भी मैं डालूंगा, ठीक है। मैंने अभी आपको लेमन टर्म्स में समझाया, नो नीड टू गो इन डिटेल्स। ऑपरेशन ट्विस्ट का मैं आपको वीडियो शेयर करूंगा, उसको भी आप एक देख लेना, 7-8 मिनट का, ठीक है। फिर भी आपका डाउट है पहला, तो पहला ये है भाई, आपको मैं बार बार क्या समझा रहा हूँ, जो लॉन्गर आपके लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स हैं उन पे गवर्नमेंट को इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ता है, तो गवर्नमेंट उसको खरीद लेगी, आरबीआई मतलब ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। तो अब बैंक्स क्या है, ज्यादातर इसी में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि बैंक्स को अच्छा पैसा मिल जाता है। अब आपने वो सारे बॉन्ड्स खरीद लिए,
तो अब बैंक्स के पास ऑप्शन बचा के उनमें इन्वेस्ट करने का, नहीं तो अब बैंक्स क्या करेंगे, लोगों को लोन दे। ठीक है, समझ गए आप बात को, क्लियर है? तो यही आपके पहले पॉइंट में लिखा है। ठीक है, पहले पॉइंट में ये लिखा है कि गवर्नमेंट जो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज है वो सारी खरीद ले। तो आप बैंक्स के पास ऑप्शन नहीं बचा, और अगर गवर्नमेंट को आगे जाके कभी पैसा उधार लेना भी है तो अब गवर्नमेंट जो सिक्योरिटीज इशू करेगी वो कम इंटरेस्ट वाली इशू करेगी, शॉर्ट टर्म के लिए वो करेगी इशू। क्योंकि अगर मान लो मैंने आपको एक सिक्योरिटी पहले से इशू कर रखी है, जैसे मान लो मैंने एक बैंक से लोन लिया, मान लो मैंने उस बैंक से लोन लिया है 9%, ठीक है। अब ये 9% पे लोन मैंने 20 साल के लिए लिया, और मान लो मैंने ये फिक्स्ड रेट पे लिया है। अब मेरे को 20 साल तक 9% ही देना है। लेकिन क्या हो कि कोई ऐसा बैंक हो बीच में, देखो आपकी रेट चेंज होती रहती है ना, वहां पे इंटरेस्ट रेट क्या दे रहा हूँ, वो 7% पे लोन दे रहा हूँ। अब यहाँ पे मेरे को तो घाटा है, क्योंकि मेरे को 9% ही देना है हमेशा। तो मैं क्या करूं, इस लोन को चुका दूं और बाकी का ये वाला लोन ले लूं 7%। तो बैंक भी, गवर्नमेंट भी यही कर रही है। गवर्नमेंट को जो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज होती हैं उन पे मान लो देना पड़ रहा है उसको 9% लोगों को। अब बैंक्स भी इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि बैंक्स को 9% मिल रहा है। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, ये सारे खरीद ले अभी के लिए। क्यों खरीद रही है, क्योंकि गवर्नमेंट को इसमें 9% देना पड़ रहा है लंबे टाइम के लिए। दूसरी बात, बैंक्स भी इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो लोगों को पैसा दे ही नहीं रहे लोन में। अब मैंने ये सारी खरीद ली लॉन्ग टर्म वाली। अब पहली बात तो लॉन्ग टर्म वाली मैंने खरीद ली। अब पैसा कहाँ से आया, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी सेल करके लेके आया या आरबीआई से पैसा लिया, वो छोड़ो। अभी मैंने ये सारी खरीद ली। मेरा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि बैंक्स को रोकना है इसमें इन्वेस्ट करने के लिए। अब क्या होगा, अगर आगे मुझे बोरोइंग्स करनी भी है, तो यहाँ पे मैं 9% दे रहा था ना इंटरेस्ट। अब आगे मुझे बोरोइंग्स करनी है, तो आगे मैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो भी इशू करूंगा उनका इंटरेस्ट कौन डिसाइड करेगा। अब मैं वापस से डिसाइड कर सकता हूँ ना नए तरीके से, क्योंकि ये जो ज्यादा इंटरेस्ट रेट वाली थी ये तो सारी मैंने खरीद ली मार्केट से। अब मैं क्या करूंगा, जो नई गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू करूंगा उन पे मैं अपना इंटरेस्ट रेट कम रखूंगा। अब तो मैं अपनी मर्जी से नई गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू कर सकता हूँ ना। जैसे मैंने 9% वाला लोन चुका दिया, तो उसके बाद तो मैं 7% वाला ले सकता हूँ ना नया लोन। अदरवाइज 9% वाला नहीं चुकाता तो जिंदगी भर मेरे को 9% देना पड़ता है। तो यहाँ पे भी वही सेम कंसेप्ट है। आप लॉन्ग टर्म वाली सिक्योरिटीज खरीद लो और शॉर्ट टर्म वाली आप इशू कर सकते हो अपनी मर्जी से। अब बैंक्स भी क्या है, शॉर्ट टर्म वाली में इशू नहीं करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे खर्चा, वो इन्वेस्ट करेंगे लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं करेंगे। एक पार्ट ही करेंगे, बाकी का वो किस में देंगे आपका, बाकी का वो लोन पे देंगे। तो लोन पे अगर देंगे तो लोगों को ज्यादा लोन मिलेगा, जो लोगों को ज्यादा लोन मिलेगा ग्रोथ होगी इकोनॉमी। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका, फर्स्ट पॉइंट यही है। आप देखें तो लॉन्ग टर्म वाली पे आपने यील्ड को रिड्यूस कर दिया। ठीक है, रियल बेनिफिट क्या है, गवर्नमेंट नीड टू पे ओनली लोअर इंटरेस्ट रेट। कौन सी पे, अगर वो फ्यूचर में कोई और सिक्योरिटीज इशू करती है खर्चे के लिए अपना बोरोइंग्स के। आ गई ना बात समझ। लॉन्गर वाली तो सारी खरीद ली, जो मेरा ज्यादा इंटरेस्ट वाला लोन था वो तो मैंने पे कर दिया। अब आगे मैं कम वाला लूंगा। अदरवाइज लॉन्ग टर्म वाली पड़ी रहती तो गवर्नमेंट को उन पे पे करते रहना पड़ता है ज्यादा पैसा। और आपको पता है वो करोड़ों में होती है, अरबों में होती है वो सिक्योरिटीज। तो उनपे 1% में भी बहुत फर्क पड़ता है। तो गवर्नमेंट ने क्या, सिस्टम में जो भी आपकी लॉन्ग टर्म वाली थी वो खरीद ली। अब आगे गवर्नमेंट अपनी कंडीशन पे शॉर्ट टर्म वाली इशू कर सकती है। तो पहला आपका ऑब्जेक्टिव ये है। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, अगर ऐसा करेगी तो बैंक के पास ऑप्शन नहीं है, वो लोन देंगे लोगों को। तीसरा क्या है, रेपो रेट में ऐसा नहीं हो रहा था, आप रेपो रेट को कम करो ज्यादा करो, बैंक्स क्या कर रहे थे, बैंक्स तो ये लॉन्ग टर्म वाली सिक्योरिटीज खरीद रहे थे। तो आपने क्या किया, उस लॉन्ग टर्म वाली सिक्योरिटीज को खरीद लिया। जिसपे बैंक्स इन्वेस्ट कर रहे थे उसी चीज को खरीद लिया, उसी को मार्केट से गायब कर दिया। शिवानी डोंट एनोटेट। ठीक है, तो इस वजह से क्या हुआ, आपका ऑपरेशन ट्विस्ट क्या कर रहा है, ऑपरेशन ट्विस्ट जो बैंक्स जहां पे इन्वेस्ट कर रहे थे लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज से उनको ही हटा दे रहा है मार्केट से। अब उनको हटा दिया आपने, तो फिर आप क्या, बैंक्स के पास कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, क्लियर है भाई, क्लियर हुआ या नहीं हुआ बताओ।
एक बार है ना, आप खुद से पढ़िएगा आज, मैं आपको वो शेयर करूंगा, उसको भी देखिएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव समझा दिया, ठीक है, सेकंड भी समझा दिया, थर्ड भी समझा दिया। और देखो ऑपरेशन ट्विस्ट पे इतना रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा से ज्यादा शॉर्ट नोट आएगा, शॉर्ट नोट में आपको ये लिखना है, पहले डेफिनेशन, लॉन्ग टर्म वाली को बेचना, शॉर्ट टर्म वाली खरीदना, तीन ऑब्जेक्टिव। तीन ऑब्जेक्टिव आप सिंपल टर्म्स में लिखना, ठीक है, आगे शायद मैंने लिख भी रखा है, ठीक है, नहीं वो आपका जो वीडियो भेजूंगा उसमें, ठीक है। तो ये आपके काम का नहीं है, जब किया था वो तब किया था, ये अभी ये वाला पार्ट आपके काम का है, ठीक है। ये आपका तब की स्लाइड है जब कोविड चल रहा था, तो उस समय किया था 10,000 करोड़ की सिक्योरिटीज का। तो अब तो वो पार्ट खत्म हो गया, लेकिन आपको सिर्फ कंसेप्ट याद रखना है। देखो आपको इसमें ध्यान हो ना, ये देखो गवर्नमेंट ने कौन सी खरीद ली थी 2029 में जो मैच्योर हो रही थी। देखो आप 2029 में मैच्योर हो रही थी, तो गवर्नमेंट को हर साल पैसा देना पड़ता 2029 का, लेकिन गवर्नमेंट ने वो सारी खरीदनी, ठीक है। और गवर्नमेंट ने कौन सी बेची जो 2020 में मैच्योर हो गई, एक साल वाली शॉर्ट टर्म का। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म वाली खरीद लेती है, शॉर्ट टर्म वाली बेच देती है, ओके। तो ये आपकी डेफिनेशन, ठीक है। सबसे पहले ये वही डेफिनेशन, सबसे पहले इसको किसने वो किया था, यूएस ने किया था 1961 में। और इसको एक फिर बाद में 2011-12 में इम्प्लीमेंट किया, क्यों? क्योंकि 2008-9 में क्या आया था, सब प्राइम क्राइसिस, रिसेशन। मैंने आपको बताया ना यूएस में रिसेशन आया था, तो रिसेशन के बाद गवर्नमेंट ने ये सारा काम किया था, जिसे वहां पे बोला जाता है क्वांटिटेटिव ईजिंग। We will see this thing in detail when we will discuss Basel norms. What is quantitative easing? What is federal tapering? There are two terms. There are two terms. One is quantitative easing. ये भी आ सकता है प्रीलिम्स में, क्वांटिटेटिव इजिंग डिटेल में देखेंगे आगे, लेकिन अभी के लिए आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ छोटा सा। फेडरल टैपरिंग, अभी आपने फिस्कल क्लिफ पढ़ा था हमने, फिस्कल क्लिफ कैसा था आपका? यहाँ पे आपका ये क्लिफ बन रहा था इन दो डिमांड्स के बीच। तो फिस्कल क्लिफ में क्या हो रहा था, यहाँ पे जो आप कर रहे थे, जो पैसा आप इतना सारा डाल रहे थे टैक्स कट करके, पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ा के, उसको कहते हैं क्वांटिटेटिव ईजिंग। वहां पे टैक्स कट और पब्लिक एक्सपेंडिचर कर रहे थे, यहाँ पे क्या करेंगे हम, ऑपरेशन टू वेस्ट, पब्लिक एक्सपेंडिचर, सब कुछ करेंगे, सब कुछ करके पैसा सिस्टम में डालो, तो क्वांटिटेटिव ईजिंग। जब आप सिस्टम में बहुत सारा पैसा डाल दो तो डिमांड बढ़ेगी, और जब आपने उस पैसे को कट कर दिया अचानक से, उसको कहते हैं फेडरल टैपरिंग। तो जो फिस्कल क्लिफ जनरेट हुआ था आपका, वो क्वांटिटेटिव ईजिंग और फेडरल टेपरिंग की वजह से जनरेट हुआ। ठीक है, तो फिस्कल क्वांटिटेटिव ईजिंग का मतलब क्या है, बहुत सारा पैसा सिस्टम में डालना, ठीक है, बहुत सारा पैसा सिस्टम में डालना, दैट इज क्वांटिटेटिव ईजिंग। अचानक से आप डैम के सारे गेट्स खोल दो, दैट इज क्वांटिटेटिव ईजिंग। और अचानक से आप सारे गेट बंद कर दो, दैट इज फेडरल टेपरिंग, ठीक है। यहाँ पे अचानक से जो करते हैं ना, वो यहाँ पे अचानक से नहीं होता, खैर फेडरल टेपरिंग में धीरे धीरे करते हैं, ठीक है, लेकिन ये जो रीजन है, धीरे धीरे करने के बावजूद भी यहाँ पे क्लिफ डेवलप हुआ था। टेपरिंग में आप क्या करते हो, टेपर्ड, ये थोड़ा सा टेपर्ड हो जाएगा, वहां पे ऐसे हो जाएगा, ठीक है। जनरेट वहां पे भी होगा फिस्कल क्लिफ, लेकिन इतना स्टीप क्लिफ जनरेट नहीं होगा। तो सीधा सा कंसेप्ट है, क्वांटिटेटिव ईजिंग सिस्टम में पैसा बढ़ाना, और फेडरल टेपरिंग सिस्टम से पैसा कम करना। तो क्वांटिटेटिव ईजिंग कब करोगे आप, जब सिस्टम में स्लो डाउन है, डिफ्लेशन है, रिसेशन है। और आप फेडरल टेपरिंग कब करोगे, जब सिस्टम में इन्फ्लेशन। तो वहां पे ये वर्ड क्वांटिटेटिव ईजिंग और फेडरल टेपरिंग यूज होता है। हमारे यहाँ पे हम उनके लिए मनी सप्लाई इंक्रीज करना हो कि ये सब चीजें यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्वांटिटेटिव ईजिंग, ठीक है। सो ये यूएस करता रहता है बार बार इम्प्लीमेंट, 1961 में किया, फिर 2011-12 में, ओके। और यहीं से आरबीआई ने कंसेप्ट होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज बॉन्ड यील्ड, ठीक है। बॉन्ड यील्ड को आप ऐसे समझो, दिस इज इंपॉर्टेंट, बॉन्ड यील्ड इज इंपॉर्टेंट, मतलब पेपर में नहीं पूछेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्या होता है। बॉन्ड यील्ड क्या होती है, जैसे आपका, मैंने
कोई 1000 रुपए का मैंने बॉन्ड खरीदा, ठीक है, मैंने 1000 रुपए का बॉन्ड खरीदा, किसी किसी गवर्नमेंट बॉन्ड हो सकता है, प्राइवेट बॉन्ड, इस पे मुझे 10% इंटरेस्ट रेट मिलता है, ठीक है, 10% इंटरेस्ट रेट मिलता है। तो मुझे हर साल का कितना इंटरेस्ट मिलेगा इस पे? 100 रुपए। 100 रुपए मेरी कमाई है। तो मेरे लिए बॉन्ड यील्ड कितनी है? ये 100 रुपए मेरे लिए बॉन्ड यील्ड, 10%, ठीक है, ये मेरे लिए बॉन्ड यील्ड। मान लो मुझे लग रहा है आगे जाके कि ये बॉन्ड आपका जो है सरकार गिर सकती है, या फिर ये कंपनी डूब सकती है, इसके बॉन्ड, या मुझे अचानक से पैसे की जरूरत पड़ गई इमरजेंसी, तो मैं इस 1000 रुपए के बॉन्ड को मान लो 800 में बेच देता हूँ। मुझे जरूरत है, 1000 में कोई खरीद नहीं रहा, ठीक है, मैं 800 में बेच देता हूँ। लेकिन अब मैंने यहाँ पे, मैं हूँ मान लो यहाँ पे गौतम है, मैंने ये मान लो किसी को भी बेच दिया, यहाँ पे मान लो रोहित को बेच दिया, ठीक है, रोहित हमारे फिलोसफी का भी स्टूडेंट है, इसलिए उसी का नाम लेते हैं। अब रोहित को इस पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो तो इसी के हिसाब से मिलेगा, यानी उसको कितना मिलेगा? 10%, यानी उसको भी कितना मिलेगा? 100 रुपए, 100 रुपए मिलेगा। लेकिन वो 100 रुपए, उसके 800 का कितना परसेंट है? उसके 800 का है 12.5%। यहाँ पे मेरे को 10% मिल रहा था, 100 रुपए, यहाँ पे जब मैंने उसको 800 में बेची, तो उसको तो ये 1000 रुपए जो उस पर लिखा है बॉन्ड पे जितना, उसका ही परसेंट मिलेगा, तो उसको उसका 10% कितना मिला? 100 रुपए। लेकिन 800 के रेस्पेक्ट में उसके लिए बॉन्ड यील्ड कितनी हो गई? 12.5%, क्योंकि 100 800 का कितना परसेंट होता है? 12.5। अब मान लो यही चीज, मान लो मार्केट में बहुत डिमांड है, और मान लो मैंने यही चीज आदिश्वर को, मैंने, डिमांड है, वो बोल रहा है मुझसे कि ये बॉन्ड आप मुझे 1200 में दे दो। कोई बॉन्ड मान लो मैंने उसको महंगे में दिया 1200, अब 1200 में भी क्या है, उसको मिलेगा क्या? 10% ही, किसका? जो बॉन्ड पे ओरिजिनल प्राइस लिखी है, ठीक है, तो अब उसको 10% मिलेगा, तो उसको कितना मिलेगा? 100 रुपए। अब 1200 का 100 रुपए कितना होता है? परसेंटेज कैसे निकालोगे आप? 100 डिवाइडेड बाय 1200 इंटू 100, ऐसे निकालोगे। तो 12 का जाएगा तो 12×7 = 84, 12×8 = 96, 4 बच गया, तो 8.33% आएगा। अब यहाँ पे ये कैलकुलेशन वगैरह समझाने का एक कारण ये है कि ओरिजिनल ये बॉन्ड था आपका, ठीक है, इसको ध्यान दो। मार्केट में मैं इसको कम प्राइस पे अगर बेचता हूँ, 1000 का मैंने 800 पे बेचा, तो बॉन्ड यील्ड आपकी बढ़ रही है, और वही 1000 का मैंने ज्यादा में बेचा, तो बॉन्ड यील्ड आपकी कम हो रही है। यानी जो बॉन्ड यील्ड आपकी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, किसके? बॉन्ड प्राइस के। ये आपके पेपर के काम है। देखो, जब बॉन्ड प्राइस आपकी बढ़ेगी तो बॉन्ड यील्ड कम हो जाएगी। यहाँ देखो, बॉन्ड प्राइस जब बढ़ी तो बॉन्ड यील्ड कितनी हो गई? 8.33। और जब आपकी बॉन्ड प्राइस कम हुई तो बॉन्ड यील्ड कितनी हो गई आपकी? 12.5%। तो जब जब आपकी बॉन्ड यील्ड बढ़ेगी, जब जब आपकी प्राइस बढ़ेगी, किसी भी बॉन्ड की प्राइस बढ़ेगी तो उसकी बॉन्ड यील्ड कम हो जाएगी, और जब किसी की प्राइस बॉन्ड की कम होगी तो उसकी बॉन्ड यील्ड बढ़ जाएगी। बॉन्ड का मतलब होता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ बोरोइंग इश्यूड बाय गवर्नमेंट, इश्यूड बाय एनी एंटिटी। समझ लो, बॉन्ड भी समझ लो। तो ये आपको क्लियर है, ठीक है।
तो इसको वापस से एक बार देखते हैं। अगर मेरा 1000 रुपए का बॉन्ड था, ठीक है, उस पर 10% इंटरेस्ट है। 1000 रुपए का बॉन्ड था, उस पर 10% इंटरेस्ट है, मुझे मिल रहा है 100 रुपए। अब यही 1000 रुपए का बॉन्ड मैं किसी को 800 में देता हूँ, तो उसको भी मिलेंगे तो 100 रुपए, क्योंकि ये वाले इसी पे मिलेंगे, तो उसके लिए बॉन्ड यील्ड कितनी हो गई? 12.5%, क्योंकि उसने तो 800 इन्वेस्ट किए। और अगर यही बॉन्ड मैं किसी को 1200 का देता हूँ, तो भी उसको 100 रुपए मिलेंगे, तो उसके लिए 100 रुपए कितना है 1200 का? 8.33%। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि जैसे जैसे बॉन्ड प्राइस इंक्रीज होती है, वैसे वैसे बॉन्ड यील्ड आपकी कम होती है। तो हम कह सकते हैं कि बॉन्ड प्राइस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आपकी बॉन्ड यील्ड। ये पेपर के लिए काम है, ठीक है। डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द रिलेशन विद इट, ये कोई नहीं पूछेगा, ठीक है। ये किन के लिए काम का? ये चीज जब आप मार्केट में शेयर वगैरह में इन्वेस्ट करते हो, ठीक है। अगर आपको, अब एक ने पूछा बॉन्ड क्या होता है, तो बॉन्ड क्या होता है? कंपनीज अपने इशू करती है बॉन्ड। एक बॉन्ड होते हैं, एक शेयर्स होते हैं, ठीक है। बॉन्ड में क्या होता है? आपको फिक्स इंटरेस्ट मिलता है। किसी भी कंपनी के बॉन्ड खरीद लो, आपको फिक्स इंटरेस्ट मिलेगा। किसी भी कंपनी को पैसा चाहिए होता है, या तो बॉन्ड इशू करके पैसा लेके आएगी या शेयर्स इशू करके पैसा लेके आएगी। शेयर्स आपके जो होते हैं, शेयर्स पे आपको जो इंटरेस्ट मिलता है वो वेरिएबल होता है। तो हमने बॉन्ड का एक एग्जांपल देखा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी क्या है? बॉन्ड है। गवर्नमेंट इशू करती है, गवर्नमेंट बोलती है मुझसे 100 रुपए का खरीदो, एक साल बाद मुझे वापस करना, मैं आपको 8% इंटरेस्ट दूंगी, तो 108 रुपए। तो यहाँ पे गवर्नमेंट आपको 8% दे। अब ये 8% ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। गवर्नमेंट अगली कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू करेगी तो उस पर अलग चेंज कर सकती है, इसको 8 को 9 कर सकती है, 9 को 4 कर सकती है, 3 कर सकती है। वो हम आगे जब सिक्योरिटीज पढ़ेंगे तब देखेंगे कि क्यों ऐसा होता है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की डिमांड ज्यादा है। बॉन्ड्स, टाइप ऑफ बॉन्ड्स कौन कौन से होते हैं, शेयर्स के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। अभी के लिए आप इतना समझो कि अगर आपका शेयर है तो शेयर की प्राइस कम होती है, बढ़ती है, जैसे शेयर मार्केट में आपका बॉन्ड। अगर आपने किसी कंपनी के खरीदे हुए हैं, किसी भी कंपनी के आपने बॉन्ड खरीदे हुए हैं, तो उन बॉन्ड की प्राइस वही रहेगी, मतलब उन पर इंटरेस्ट वही रहेगा। जैसे मैंने, मेरे से किसी कंपनी ने उधार लिए 1 लाख रुपए, उतने के वो मुझे बॉन्ड दे देगी। गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट IOCL, ONGC इनसे पैसा लेती है, या ये गवर्नमेंट से पैसा मांगते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट उनको बॉन्ड इशू कर देती है कि आप ये बॉन्ड रखो, पैसा आपको दे देंगे बाद में, इन बॉन्ड के हिसाब से जितना उधारी है, साथ में आपको इंटरेस्ट पे कर देंगे। तो बॉन्ड फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट है, जबकि शेयर्स क्या, आपके वेरिएबल टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट है। शेयर में आपके क्या है? प्राइस बहुत ज्यादा हाई भी हो सकती है, आप बहुत ज्यादा कमा भी सकते हो, आप डूब भी सकते हो। बॉन्ड में एक फिक्स प्राइस है। जैसे आप, क्या होता है, किसी को उधार दो पैसा, डेट। बॉन्ड क्या है? आपका डेट इक्विपमेंट। जैसे मैं आपको 10,000 रुपये उधार दूं, ये डेट है, आप मुझे उस पर 10% इंटरेस्ट दो। अब मैंने आपको 10,000 रुपये दिया उधार, आप मुझे उस पर 10% इंटरेस्ट दे रहे हो, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लो, नई स्लाइड समझा समझो। अगर बॉन्ड और इक्विटी की बात हो ही रही है तो अच्छे से समझ लेते हैं, फिर आगे काम आएगा। अगर मेरे पास 10,000 रुपए, मैंने किसी को ये डेट पे दिए उधार पे, तो मैं उसको बोलूंगा कि मुझे 10% इंटरेस्ट दे दे। अब देखो, उसने किसी भी काम के लिए लिए पैसे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे 10% अपना इंटरेस्ट चाहिए। उसने कहीं पे इन्वेस्ट किया है, वो डूबे वो कमाए, मुझे वो 10% देगा ही देगा। ये होता है आपका डेट। तो ये किस केस में वो एप्लीकेबल है? बॉन्ड्स के केस में। बॉन्ड्स जो होते हैं वो डेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वहां पे कोई भी कंपनी आपसे उधार लेती है, आपको बदले में बॉन्ड इशू करती है, ठीक है। अब ये मान लो ये 10,000 है। दूसरे केस में क्या करता हूँ, ये 10,000 मेरे हैं और यहाँ पे कोई ए पर्सन है, वो मुझे बोलता है 10,000 रुपये मेरे साथ कंपनी में इन्वेस्ट कर ले, पार्टनर बन जाए। अब मैंने कंपनी में इन्वेस्ट कर लिए, कंपनी को अगर फायदा होगा तो मुझे भी फायदा होगा, नुकसान होगा तो नुकसान होगा। यहाँ पे ये मैंने किसमें शेयर की है, किसमें डाले? इक्विटी में। अब मैं पार्टनर हूँ, तो जब मैं इक्विटी में डालता हूँ तो वो कहलाता है शेयर। अब अगर कंपनी को मुनाफा होगा तो मुझे भी मुनाफा होगा, कंपनी को लॉस होगा तो मुझे भी लॉस होगा। यहाँ पे मुझे फिक्स पैसा नहीं मिल रहा है। हो सकता है मुनाफा हो तो मेरे को 15% मिल जाए प्रॉफिट, और हो सकता है लॉस हो तो मेरे को कुछ ना मिले, और हो सकता है कंपनी डूब जाए तो मेरे 10,000 भी जाए।
तो जो शेयर्स होते हैं वो वेरिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इसलिए उन्हें हम कहते हैं इक्विटी। शेयर्स इक्विटी होते हैं, जबकि बॉन्ड क्या होते हैं? आपके फिक्स्ड डेट। तो जो उधारी वाला होता है उसे बॉन्ड कहते हैं। जैसे आज की डेट में मान लो आप जितने स्टूडेंट हो, मैं आपको बोलूं कि सब मुझे 10-10 हजार रुपए दो, मुझे एक कंपनी खोलनी है, और मैं आपको क्या बॉन्ड इशू कर दूं। अब उसमें मैं आपको बोलूं कि मैं आपको 10% इंटरेस्ट दूंगा, तो आपको हर महीने में इंटरेस्ट दूंगा उसको, जो भी उसमें होगा, साल का या महीने का, जिस हिसाब से हम फिक्स करेंगे। और दूसरा केस क्या हो सकता है? मैं आपको बोलूं आप सब 10-10 हजार रुपए मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करो और पार्टनर बन जाओ, तो अब आपका जितना कंट्रीब्यूशन है उतने आप पार्टनर हो गए। तो जितना कंपनी को मुनाफा होगा उस हिसाब से आपको इसका पार्ट मिल जाएगा, जिसे हम डिविडेंड कहते हैं। तो यहाँ पे क्या फिक्स होता है, यहाँ पे वेरिएबल होता है। आगे जब अभी पढ़ाऊंगा तो वहां पे हम बॉन्ड्स और ये इक्विटी डिटेल में देखेंगे। अभी के लिए आपका डाउट क्लियर हो जाना चाहिए। बॉन्ड कोई भी इशू कर सकता है, मैं भी कर सकता हूँ, खरीदने वाला चीज है। कोई भी बॉन्ड इशू कर सकता है, आप भी कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो इशू। ठीक है, चलिए, क्लियर हो गया डाउट? एनी वन कैन इशू बॉन्ड। आज के लिए इतना है। किसी को कोई डाउट है? नाउ यू कैन आस्क। ये एक सेकंड हो गया, अभी डाउट नहीं पूछे। बॉन्ड यील्ड हो गया ना। ये वही एग्जांपल है जो मैंने आपको समझाया, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आज जाके पढ़ लीजिएगा इसको, ये वही एग्जांपल। ठीक है, हाँ, बॉन्ड यील्ड आपकी, ठीक है, ये वही है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसका एक जीरो हटा देना, 100 कर देना, ये वाला है इनवर्स रिलेशन बिटवीन बॉन्ड प्राइस एंड बॉन्ड। ठीक है, ये सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, प्राइमरी मार्केट क्या होता है, वी विल सी इन टाइप्स ऑफ मार्केट। तो इसमें माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है, ये मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, इसके बाद हम अगला टॉपिक कल देखेंगे, प्राइम एंड सब प्राइम बोरोवर्स, वेज एंड मीन्स एडवांसेस, फिलिप्स कर्व, हेडलाइन इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन, बेस इफेक्ट, ये वाला फिर वापस एक बार देखेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद फिर बेसल नॉर्म्स देखेंगे, उसके बाद इंडाइसेस देखेंगे, फिर हमारे ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर हम बैंकिंग पे चले जाएंगे। रेपो रेट में शॉर्ट टर्म होती है। ठीक है, शॉर्ट टर्म है, रेपो रेट है ही शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है, फनी फन है यार, अमर सिंह, फनी फन है बॉन्ड यील्ड में। आप सेकेंडरी मार्केट में जब डील करोगे तो उसमें फनी फन। सेकेंडरी मार्केट कैसा है? ऐसे ही है जैसे कार, आप ऐसे बोलोगे कि फिर नई कार ही खरीदेंगे, सब पुरानी कार खरीदता ही नहीं है कोई। पुरानी कार खरीदने में भी तो अपना फन है, बेचने में भी अपना फन है। जैसे बॉन्ड खरीद के उसको सेकेंडरी मार्केट में बेचने का अपना अलग ही फन है, वहां पे आपको हायर रिटर्न्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो बॉन्ड पे फिक्स रहता है, लेकिन आपने बॉन्ड जो होता है, बॉन्ड हमेशा कभी जैसे 1000 रुपए का खरीदा ना, तो वो आगे कभी 1000 का नहीं बिकेगा, वो उससे डिस्काउंटेड प्राइस पे बिकता है, 800 में या 1200 में, ज्यादा में भी बिक सकता है, कम में बिक सकता है। तो यहाँ पे फिर वेरिएशन आ जाएगा ना बॉन्ड रेट का। मैं अगर 800 का खरीद रहा हूँ तो मेरे को उस पर 100 रुपए मिल रहा है, यानी मेरे को 12.5 मिल रहा है, जबकि मिल यहाँ पे कितना मिल रहा था? सिर्फ 10 मिल रहा था इसमें। अगर मैं 1200 का खरीद रहा हूँ तो मेरे को नुकसान हो रहा है। तो यहाँ पे वेरिएशन आ रहा है ना। तो जब किसी बॉन्ड की बहुत ज्यादा डिमांड होती है, या फिक्स आपको 10% तब मिल रहा था जब 1000 पे आप होल्ड करके रखो। अगर आपने आगे उसको बेच दिया, या आगे जब भी उसकी खरीद फरोख्त होती है, तो उसमें चेंज हो जाता है।